वेलकम गाइस। अब आइए बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट के लॉ के पेपर का और आइए देखते हैं कि इस बार उन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसका सजेस्टेड आंसर क्या हो सकता था। So let's begin with question number 1A. What it says that A Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 100 each at par to the public by issuing a prospectus. तो भाई कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए 100 रुपीज का। सो टोटल यहाँ पे कैपिटल कितने रुपीज की हो जाएगी 1 करोड़। चलिए डेटा नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है 1 करोड़। यहां तक हमें कोई हिंट नहीं मिलता, बस इतना हिंट मिलता है कि भाई ये एक पब्लिक इश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The prospectus discloses the minimum subscription amounting rupees 15 lakhs। ठीक है भाई, प्रोस्पेक्टस में लिखा है दैट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा वो 15 लाख तक रहेगा। रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी शैल बी पेएबल एट ₹20 पर शेयर। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी जो रहेगा वो 20 पर शेयर रहेगा। The prospectus further reveals that A Limited has applied for listing of shares in 3 recognized stock exchanges, of which one application has been rejected. So okay guys, ये और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 3 स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन 3 में से एक ने क्या कर दिया, मना कर दिया। The issue was fully subscribed and A Limited received an amount of ₹20 lakhs on share application. A Limited then proceeded for allotment of shares. So guys, यहाँ पे पूरा पिक्चर क्लियर होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो दे वांट टू आस्क कि भाई ये जो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के ऊपर है। देखिए अगर हम बात करें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के सेक्शन नंबर की, सो कौन सा सेक्शन नंबर यहाँ पे कवर अप होता है, वो सेक्शन यहाँ पे है सेक्शन 39। और सेक्शन 39 अगर हम देखते हैं तो हमने ये बात जानी थी कि कोई भी अलॉटमेंट कंपनी का तभी वैलिड माना जाएगा जब ये 3 कंडीशंस वहां पे फुलफिल हो जाए। कौन कौन सी वो 3 कंडीशंस थी, लेट मी रिमाइंड यू। सबसे पहला वहां पे था कि कंपनी ने जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस में लिखा था वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको मिलना चाहिए यहाँ पे। दूसरी कंडीशन है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी वो मिलनी चाहिए जो मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू आपको मंगवानी चाहिए। ओके, एटलीस्ट 5% तो कंपलसरी है। और थर्ड है आपने जहां जहां स्टॉक एक्सचेंज में जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां जहां अप्लाई किया है वहां से आपको अप्रूवल मिलनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इफ कंपनी फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, तो क्या अगर मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया लेकिन एप्लीकेशन मनी वो अचीव नहीं कर पाया जो मिनिमम 5% होनी चाहिए, तो क्या। और अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज ने उसकी जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की उसे रिजेक्ट कर दिया, उसको लिस्टिंग के लिए अलाउड नहीं किया, तो क्या होगा। तो हमने ये कहा था कि इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होती तो पूरा पैसा जितना भी मनी मिला है चाहे वो 100% हो या कोई भी परसेंटेज, वो आपको रिफंड करना होगा अगले 15 डेज में। और अगर हमने डिले किया तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, 15% के हिसाब से। तो ये प्रोविजन हमने सेक्शन 39 में पढ़ी थी। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज बेस्ड अपॉन सेक्शन 39, बिकॉज इफ यू जस्ट एनालाइज द एंटायर क्वेश्चन, वो तीनों 3 कंडीशंस हिंट के फॉर्म में दी हुई है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा गया कि 15 लाख रुपीस हैज बीन प्रोवाइडेड एज व्हाट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन मनी वो 20 रुपीज पर शेयर डिमांड कर रहे हैं। और थर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया है। तो मतलब जो सेक्शन 39 में बताया गया है रीड विद सेक्शन 40। यस, यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई ये जो फर्स्ट 2 कंडीशंस है वो सेक्शन 39 की है, लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है वो सेक्शन 40 में दी है। हमने टॉपिक पढ़ा था कि सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अगर इन तीनों दिन को पढ़े बात एक ही भाई कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती भाई तो हमें लिया हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एग्जामिन द 3 डिस्क्लोजर्स इन द अबव केस स्टडी व्हिच आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स इन एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वायोलेशन if any under the provisions of the Companies Act 2013
तो गाइस और पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। उन्होंने 3 डिस्क्लोजर्स मांगे, तो 3 डिस्क्लोजर्स हमें किन बातों को देना है, तो यही जो अभी हमने डिस्कस किया। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रहेगा, दूसरा एप्लीकेशन मनी, एंड थर्ड रजिस्ट्रेशन विद वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 40। ये तीनों रिक्वायरमेंट वहां पे होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक फुलफिल नहीं हुई, अगर इनमें से कोई भी एक फुलफिल नहीं हुई, तो शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा। नॉट ओनली टू दैट, पैसा भी वापस दिया जाएगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज। और अगर उसमें डिले किया गया तो भाई साहब यहां पे हमें 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट पे करने के लिए जो डायरेक्टर्स भाई साहब है जो वहां पे मौजूद थे, वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। तो सवाल ये कि भाई इस क्वेश्चन की आंसर क्या रहेगी, तो देखिए क्या लिखा है कि ए लिमिटेड इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार टू द पब्लिक बाय इश्यूइंग द प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो रहेगा 15 लाख। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा, लेकिन सेबी ने तो 90% बोला है, और अगर हम कंपेयर करेंगे उसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ, तो ये 90% नहीं होता है, 90% नहीं होता है। तो ध्यान रखिए यहां पे हमें जो आंसर लेनी है ना, वो आंसर देनी है सेक्शन 39 के हिसाब से। यहां पे फिलहाल हम सेबी की गाइडलाइंस को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सेबी को भी हम बाजू में रखेंगे। अगर हमने सेबी को अप्लाई किया तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 90% से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन रख ही नहीं सकते। तो यहां पे हमको जो आंसर लिखनी थी वो सेबी की गाइडलाइंस को अभी फिलहाल बाजू में रख के करनी थी। तो अब ये देखते हैं कि भाई 15 लाख रुपीस की मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहां पे प्रोस्पेक्टस में डाली है। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि जो भी आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस में बताई है उतना आपको मिलना चाहिए। तो हमने मांगा था 15 लाख, मिला कितना 20 लाख। तो पहली कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, तो इसके हिसाब से सब सही है। दूसरा देखते एप्लीकेशन मनी, मिनिमम 5% हमको डिमांड करनी थी, लेकिन अगर हम बात करें कितना डिमांड किया 20 रुपीज, और वो भी पूरा मिल गया। सो एक्चुअली 20 रुपीज आउट ऑफ 100, क्योंकि यहां पे फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो एप्लीकेशन मनी भी टाइम पे रिसीव हो गया है, 20% हुआ है। मिनिमम 5% होना चाहिए, लेकिन भाई कंपनी को 20% मिल गया। तो यहां पे भी कंडीशन की फुलफिलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड की बात करते हैं। 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनी ने अप्लाई किया था, लेकिन 1 ने रिजेक्ट कर दिया। अगर किसी भी एक ने रिजेक्ट कर दिया है तो पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ यह कहता है सेक्शन 40 में कि जब भी हम प्रोस्पेक्टस बनाते हैं तो वहां पे हमें ये लिखना होता है, वहां पे हमें ये बताना पड़ता है कि भाई कितने कितने स्टॉक एक्सचेंजेस में हमने एप्लीकेशन किया है। तो जो लोग हो गए ना, वो पैसा उस बिलीफ में डालेंगे कि अच्छा इतने इतने स्टॉक एक्सचेंजेस में एप्लीकेशन की हुई है, मतलब इतने इतने स्टॉक एक्सचेंज में हमारी ट्रेडिंग होगी। अगर किसी भी एक जगह पे रिजेक्ट होती है गाइस, तो पूरा पैसा वापस देना होगा, क्योंकि वो पूरी बिलीफ टूट रही है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे पैसा रिफंड देना पड़ेगा, और अगर 15 डेज में नहीं दिया गया सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद, आपको फिर ब्याज देना पड़ेगा। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वाज बेस्ड अपॉन 2 सेक्शंस, सेक्शन 39 एंड सेक्शन 40। अब आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन 1B1 क्या कहता है? ये कहता है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिस्टर रॉबर्ट, मिस्टर राम एंड मिसेस रोहिणी formed limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act 2008। तो भाई काफी सिंपल सी स्टोरी दी गई है। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट से उन्होंने सोचा कि चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि भाई प्रैक्टिस शुरू अगर हमको करनी है तो हम किस फॉर्म में कर सकते हैं? तो देखिए बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म्स थे। पहले 2 फॉर्म्स थे। पहला, हम प्रोप्राइटरी कंसर्न शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोर देन 1 मल्टीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो हम प्रोप्राइटरी में नहीं जाएंगे, इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटरशिप हम जाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम पढ़े तो क्या बताया गया है कि उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को चूज नहीं किया। क्या यहां पे चूज किया? उन्होंने एलएलपी को चूज किया। दे वेंट फॉर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर एलएलपी एक्ट। आगे बढ़ते कि क्या हुआ? इन द नेम ऑफ आर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, ठीक है भाई, उन्होंने आर एंड एसोसिएट्स एलएलपी वहां पे क्रिएट कर दी। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसआर लिमिटेड इंटेंड्स टू अपॉइंट आर एंड एसोसिएट्स एलएलपी एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी।
तो एक कंपनी भाई वो इस एलएलपी को बतौर ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल ऑफ एसआर लिमिटेड टू अपॉइंट आर एंड एसोसिएट्स एलएलपी अ बॉडी कॉर्पोरेट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो गाइस इतनी कहानी पढ़ने के बाद ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है। ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन को पढ़ें which is given clearly under section 141, तो वहां पे क्वालिफिकेशंस भी दी गई है, डिस्क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो वहां पे क्लियरली बात बताई गई है कि भाई कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बतौर ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो प्रोपराइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। पहला डिस्क्वालिफिकेशन व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 141 वो क्लियरली कहता है कि भाई कुछ भी कर लो, बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ओके, नो ऑडिटर, वो कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन गाइस समझिए, इस रूल पे एक एक्सेप्शन है, और वो क्या, एलएलपी। मतलब क्या, इफ यू वांट टू फॉर्म कंपनी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और कंपनी बतौर ऑडिटर क्या अपॉइंट हो सकती है? आंसर है नहीं, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, उसे आप बतौर ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एलएलपी बनाया है और एलएलपी को आप बतौर ऑडिटर अपॉइंट करते हो, सो दो इवन दो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन में चला जाएगा। और अगर ये एक्सेप्शन है मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, और अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये अपॉइंटमेंट क्या मानी जाएगी भाई साहब? ये वैलिड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वैलिड मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सेक्शन 141 लिखना है, एंड ये भी बताना है कि भाई नो डाउट उन्होंने लिखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन में बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन ये जो एलएलपी है वो एक्सेप्शन में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट वैलिड माने जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1B2। ठीक है, आइए देखते हैं कि वो किस टॉपिक से है। तो क्या लिखा है? लिखा है कि भाई अ कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी फॉर्म। देखिए भाई पहले ही लाइन में हिंट दिया गया है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो लिया गया है प्रॉक्सी के टॉपिक से। और प्रॉक्सी टॉपिक कौन से सेक्शन में जाएगा? इट गोज अंडर सेक्शन 105 में ये है। आगे बढ़ते क्या लिखा है? अ कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी फॉर्म 54 hours before the time fixed for the start। देखिए एक और हिंट दिया गया, 54 घंटे से पहले प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को मिला है। ठीक है, for the start of the meeting the company refused to accept the proxy form on the ground that the articles of the company provided that a proxy form must be filed 60 hours before the start of the meeting। देखिए ये आई बात, एक बंदे ने 54 आवर्स से पहले प्रॉक्सी फॉर्म को सबमिट कर दिया, लेकिन हमारे कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि फॉर्म की एक्सेप्टेंस तभी वैलिड मानी जाएगी जब कितने घंटे पहले उसको एक्सेप्ट किया जाए? 60 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तब आपको क्लैश तो समझ में आ ही गया होगा। आर्टिकल्स कहता है 60 आवर्स से पहले आपको लेना है, लेकिन भाई साहब ने जस्ट 54 आवर्स से पहले दिया है, मतलब आर्टिकल्स को कंप्लाई नहीं किया, आर्टिकल्स को फॉलो नहीं किया। क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, क्या ये वैलिड है या नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन प्रॉक्सी, तो पहले ये पूछा कि प्रॉक्सी क्या होता है, तो ये तो काफी इजी बात है। एंड डिसाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर द प्रॉक्सी होल्डर कैन कंपेल द कंपनी टू एडमिट द प्रॉक्सी इन दिस केस और नॉट। तो काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी ट्विस्टी क्वेश्चन है। तो आइए प्रोविजन को समझते हैं। सेक्शन 105 को अगर हम पढ़े तो वहां पे एक प्रोविजन दी है, और वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी हो, प्रॉक्सी फॉर्म जो है, कोई भी कंपनी हो, जो उसका प्रॉक्सी फॉर्म होता है वो हर नोटिस में अटैच रहेगा। समझिए बात को, हर नोटिस में अटैच रहेगा। एंड एवरी मेंबर हैज द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, आप उसे मना नहीं कर सकते। ये प्रोविजन नंबर 1 हुआ। दूसरा कि भाई प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट होगा, तो देखिए जब बंदा नोटिस देखता है तो नोटिस के साथ क्या होगा? प्रॉक्सी फॉर्म होगा, और वो प्रॉक्सी फॉर्म बंदे को भर के कंपनी में सबमिट करवाना है कितने टाइम पहले? तो लॉ यहां पे कहता है वो आपको सबमिट करना है 48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का जो भी टाइम फिक्स किया होगा उसके 48 आवर्स से पहले
आप डिपॉजिट करवा सकते हो। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या हो अगर आर्टिकल्स 48 आवर्स की जगह पे कोई हायर नंबर वहां पे बताए। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 60 आवर्स। तो अब सवाल ये है कि देयर इज अ क्लैश बिटवीन दिस टू। एक और हमारे पास आर्टिकल से जो 60 आवर्स कहता है, दूसरी ओर हमारे पास लॉ है जो 48 आवर्स कहता है। तो अगर इन दोनों के बीच में क्लैश है तो हमें क्या फॉलो करना है, हम 60 आवर्स पे जाएंगे या 48 आवर्स पे जाएंगे। सो अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे सेक्शन 105 में एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर कंपनी कभी भी दिए गए नंबर 48 आवर्स से पहले बताती है, मतलब उससे ज्यादा बताती है, तो फिर भी हमें सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स ही कंसीडर करने हैं, हमें उससे हायर नंबर, हायर आवर्स को कंसीडर नहीं करना है। ओके, व्हाट्स द प्रोविजन, लेट मी शो यू अबाउट दैट। तो देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन किया है अंडर सेक्शन 105 पे, यस, दैट Section 105 subsection 4 ये कहता है that any provision contained in the articles of a company which specifies or requires a longer period than 48 hours before meeting of the company for depositing with the company or any other person, any instrument appointing a proxy or other document necessary to show the validity otherwise relating to the appointment of proxy in order that the appointment may be effective at such meeting shall have effect as if a period of 48 hours had been specified or required by such provision of such deposit। तो भाई कई सारी बातें लिखी है, आखिरकार ये कहना क्या चाहता है भाई, इतना ही कहना चाहता है कि अगर कभी भी आर्टिकल्स में लॉन्गर पीरियड दिया गया है, मोर देन 48 आवर्स, लेकिन फिर भी हम उसे सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स ही मानेंगे। ये सेक्शन 105 सबसेक्शन 4 कहता है। तो अगर हम अब इस प्रोविजन को पढ़े तो भाई बात तो कुछ तो क्लियर हो गई यहाँ पे। मतलब क्या, मतलब साफ है कि इवन दो आर्टिकल्स प्रोवाइड 60 आवर्स, फिर भी हम उसको कितना मानेंगे, 48 आवर्स। और बंदे ने यहाँ पे क्वेश्चन में 54 आवर्स से पहले अपना फॉर्म डिपॉजिट कर दिया है, मतलब कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज हिम, कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज हिम, कंपनी उसे मना नहीं कर सकती, और ये प्रॉक्सी क्या मानी जाएगी बच्चा, वैलिड मानी जाएगी। ठीक है सॉरी, तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका बी और उसका 2। अब आगे बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन 1C। क्या कहता है आइए समझते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखिए, लास्ट लाइन को पढ़े तो पता चल जाता है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पढ़ते क्या कहना चाहता है। सो भाई, राधेश्याम borrowed a sum of ₹50,000 from a bank on the security of gold on 1st July 2019। तो भाई राधेश्याम करके एक बंदा है, पैसों की जरूरत पड़ी, बैंक के पास चला गया, 50,000 रुपीज का लोन लिया, लेकिन किसके अगेंस्ट में लिया गाइस, गोल्ड के अगेंस्ट में लिया। तो गोल्ड वहां पे प्लेज कर दिया और उठा लिया पैसा। आगे बढ़ते हैं। अंडर एन एग्रीमेंट विच कंटेन्स अ क्लॉज दैट द बैंक शैल हैव अ राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लियन, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, पर्टिकुलर लियन ऑन द गोल्ड प्लेज विद इट। तो बात तो सही है भाई, क्लियरली एक बात मेंशन की अग्रीमेंट में, दैट अगर पैसा वापस नहीं किया तो बैंक जो है वो गोल्ड के ऊपर लियन डाल देगी। मतलब यही कहेगा, लियन क्या हम जानते हैं, लियन में ये काफी लिखा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मनी, उसके बाद अपनी चीज लेके जाओ। जब तक भाई तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं लौटाओगे, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी जो मेरे लॉफुल पोजीशन में है आपको सरेंडर नहीं करूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। पर्टिकुलर लियन की मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर लियन मतलब जो स्पेसिफिक है, ये बात की गई कि भाई ये लियन इसके सामने ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then Radheshyam thereafter took an unsecured loan of ₹20,000 from the same bank as on 1st August 2019। अब ये आया कहानी में ट्विस्ट। भाई साहब ने 50,000 के साथ साथ एक और लोन उठा लिया 20,000 का for the 3 months। On 30th September 2019 he repaid entire secured loan of ₹50,000। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी हो गया। देखिए टोटल लोन कितना हो गया, 50 + 20 मतलब कितना हुआ, 70। आउट ऑफ 70 जो पहले 50,000 का लोन लिया ना भाई साहब ने पूरा चुका दिया, बचा कितना, 20,000। वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, आंसर इज अनसिक्योर्ड। अब पते की बात, यहां पे जो गोल्ड सिक्योर किया था वो किसके सामने किया था, 50 के सामने, 20 के सामने,
50 के सामने। बस इतना फैक्ट क्लियर होना चाहिए अगर हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि ऑन 30 सितंबर 2019 he repaid entire secured loan of ₹50,000 and requested the bank to release the gold pledged with it। और बैंक को बोला भाई 50,000 जो मैंने गोल्ड का प्लेज करके लिया था, अब वो तो मैंने वापस दिया, अब मुझे मेरा गोल्ड वापस दो। लेकिन ध्यान रखिए अभी भी 20,000 रुपीज फंसा पड़ा है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। The bank decided to continue the lien on the gold until the unsecured loan is fully repaid by Radheshyam। बैंक क्या बोलती है, बैंक ने सिंपली कहा देखो भाई 50 तो तूने पे कर दिया लेकिन अभी 20 बाकी है, पहले वो 20,000 अनसिक्योर्ड का पे कर, उसके बाद तुझे तेरा गोल्ड मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब यहां पे क्लैश आना शुरू हो गया। 20 के सामने गोल्ड नहीं था, जिसके सामने गोल्ड था वो तो पे कर दिया। क्या बैंक गोल्ड के ऊपर लीन रख सकती है या नहीं रख सकती? तो गाइस अब आइए समझते हैं यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। तो बात क्या है, जब हम बात करें लीन की तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। तो पहला जो है वो पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन, अगर पर्टिकुलर लीन की बात करें तो वो तो डिस्चार्ज हो गया। क्यों? पर्टिकुलर लीन ऑन द गोल्ड हैड बीन क्रिएटेड फॉर ₹50,000, तो वो तो पे किया, जैसे पे कर दिया वो लीन तो डिस्चार्ज हो गया। तो क्या बैंक फिर भी पैसा रख सकती है, फिर भी गोल्ड रख सकती है? समझो एक और कॉन्सेप्ट है जो बताया गया है सेक्शन 174 of the Indian Contract Act 1872 which talks about general lien। जनरल लीन, अब जनरल लीन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई नो मैटर कि वो जो पोजीशन ऑफ द गुड्स है वो आपके पास किस पर्पस से आई थी, चाहे वो 50,000 लोन के हिसाब से आई थी या किसी और वजह से आई थी, अगर बंदे ने पैसा टाइम पे नहीं किया तो आप उसकी प्रॉपर्टी पे ये जनरल लीन लगा सकते हो। सेक्शन 174 में क्लियरली लिखा है, अगर आप उसके वर्डिंग्स देखना चाहते हैं तो लेट्स सी कि ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 174 द पॉनी मतलब जिस जो लेंडर है shall not in the absence of a contract to that effect retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged। तो ध्यान रखिए क्या लिखा है, पॉनी कभी भी गुड्स अपने पास नहीं रख सकता जब पैसा पे कर दिया गया है। लेकिन आगे बढ़िए, आगे 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 पढ़िए क्या लिखा है, बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्री शैल बी प्रेज्यूम्ड इन रिगार्ड टू द सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय द पॉनी। अगर मेन पूरा खाता ही क्लियर हो गया तो आप गुड्स नहीं रख सकते, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एडवांसेस किए गए हैं तो भैया आप गुड्स रख सकते हो। और जब ऐसा होता है तो ये कॉन्सेप्ट क्या माना जाएगा, जनरल लीन का। सो अब पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आंसर है एब्सोल्युटली यस। इन दिस केस बैंक कैन डेफिनेटली कीप द गोल्ड अंटिल दैट 20,000 रुपीज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन इज पेड बाय मिस्टर राधेश्याम। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन 1C का। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 1D। क्या कहता है, referring to the provisions of the Negotiable Instruments Act 1881, examine the validity of the following: a bill of exchange originally drawn by R for a sum of ₹10,000 but accepted by S only for ₹7,000। तो काफी क्लियर कट बात की है। बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे इश्यू किया गया था 10,000 रुपीज के लिए, लेकिन जो हमारा ड्रॉई था उसने कहा कि नहीं भाई पूरा 10,000 का एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई एम एक्सेप्टिंग ओनली फॉर 7,000। तो भाई ये क्या सही है या नहीं है? तो समझो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऐसे ट्रांजैक्शंस को मतलब प्रोहिबिट नहीं मानता, तो हाँ भाई ये वैलिड है, ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल है, बात तो ठीक है। लेकिन भाई एग्जाम में लिखेंगे क्या? तो समझो गाइस कि अगर किसी ड्रॉवर ने, समझिए अगर किसी ड्रॉवर ने ड्रॉई को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है एंड इफ ही डजंट एक्सेप्ट द बिल the way it was drafted, the way it was drawn, and he tries to modify any of the terms of the bill of exchange, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मानते हैं। ध्यान रखिए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मानते हैं, मतलब उसने अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं किया। हमने कहा था भाई 10,000 रुपीज का तो एक्सेप्ट कर, लेकिन भाई साहब के कुछ और ही अरमान थे, उन्होंने कहा नहीं हम 10,000 क्यों करें, हम तो 7,000 ही करेंगे, डाल दी कंडीशन, डाल दी कंडीशन। तो क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा? आंसर ही नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है।
तो भाई ये एक्सेप्टेंस वैलिड कब बनेगा? जब ड्रॉवर इस कंडीशन को माने। ड्रॉवर तो कुछ भी कह सकता है, 10,000 का बिल डाल दिया भाई, हम तो 7,000 तक ही एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उस बात को ड्रॉवर भी तो मानना चाहिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पे, जब भी कोई भी कंडीशन आपने डाली है, मान लीजिए अगर हमने ये कहा कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू अहमदाबाद, लेकिन ड्रॉवर एक्सेप्ट करता है नहीं पेएबल टू बैंगलोर, तो क्या एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल है? नहीं, भाई ने कंडीशन चेंज कर दी, भाई ने पूरी टर्म चेंज कर दी वहां पर। तो कानून ये कहता है यहाँ पे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मानेंगे, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर को उसके ऊपर अपनी कंसेंट देनी है, तभी ये ट्रांजैक्शन आगे जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। समझे? तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है कि द टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, किस किस पॉइंट पे वो एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड मानी जाएंगी। सो क्वालिफाइड एज टू प्लेस, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू टाइम, मतलब जो भी टाइम दिया है उसकी जगह पे भाई सब कुछ और ही टाइम बता देते हैं। तो जब तक उस नई कंडीशन को ड्रॉवर एक्सेप्ट नहीं करता, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मेड बाय सम ऑफ द ड्रॉइज ओनली एंड एक्सेप्टेंस मेड फॉर द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। इतने सारे टाइप में से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दी गई है वो सेकंड टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस के लिए दी गई है। दैट मींस क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। 10,000 के लिए भैया यहाँ पे रेज हुआ था और भाई साहब ने सिर्फ 7,000 किया। जब तक ड्रॉवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है? Okay, so let's read now question number 2A, what it says that RS Limited received share application money of rupees 50 lakhs। तो ठीक है भाई, एक कंपनी है जिसने शेयर एप्लीकेशन मनी लिया है 50 lakhs का on 1st June 29, ठीक है, but failed to allot shares within the prescribed time limit। तो ठीक है भाई, पहला यहाँ पे प्लॉट काफी क्लियर है कि भाई कंपनी ने 50 लाख रुपीस का एप्लीकेशन मनी लिया, लेकिन वो टाइम पे उसको अलॉट नहीं कर पाया। तो सबसे पहले ये समझिए कि भाई हम जब भी कोई शेयर एप्लीकेशन लेते हैं और अगर हम उसे टाइम पे अलॉट नहीं कर सकते, दैट मीन सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के विद इन 60 डेज में अगर हम उसे अलॉट नहीं कर पाते, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ वी हैव टू रिफंड द अमाउंट, हमें पैसा वापस देना पड़ेगा। ठीक है? तो पहली दो लाइन से हमें एक ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 5 लाख रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर खन्ना, a customer of the company, was refunded by way of book adjustment towards the dues payable by him to the company on 30th July 2019। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हुआ कि ठीक है, पहले तो जो एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट नहीं किया, 60 डेज तक अगर आप उसको अलॉट नहीं करते तो आपको पैसा रिफंड देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे रिफंड किस तरीके से दिया गया है? 5 लाख रुपीस को डेट के सामने एडजस्ट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे एक क्लू दिया है, डेट एडजस्टमेंट। पढ़ते आगे, क्या ये डेट एडजस्टमेंट हमारे काम का है या नहीं है, क्या कहीं पर उसकी प्रोविजन अफेक्ट होती है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। The company secretary of RS Limited reported to the board that the entire amount of rupees 50 lakh shall be deemed to be deposits as on 31st July 2019, and the company is required to comply with the provisions of the Companies Act 2013 applicable to acceptance of deposits in relation to this amount. You are required to examine the validity of the reporting of the company secretary in the light of the provisions of the Companies Act 2013। अरे बाप रे, अब जाके पूरा सीक्रेट खुला है। जब हमने क्वेश्चन रीड करना शुरू किया तो सबसे पहले ये लग रहा था कि शायद ये अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन शेयर एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हमने ये वर्ड पढ़ा कि भाई सेक्रेटरी ने ये कहा कि पूरा 50 लाख रुपीस डिपॉजिट माना जाएगा, तब जाके ये सीक्रेट खुलता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली डिपॉजिट के चैप्टर से है। और डिपॉजिट के चैप्टर में भी कई सारे क्वेश्चन है। उनमें पहला कि ये जो 50 लाख रुपीस यहां पे हमको दिख रही है, क्या वो डिपॉजिट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। सो गाइस, एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 231 जो हमने पढ़ी है, उसमें उसका फॉर्मेट कैसे पढ़ा था? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्लियरली सेज कि किन किन चीजों को हम डिपॉजिट मानेंगे, तो पूरा उधर एक्सप्लेनेशन दिया है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि but does not include मतलब डेफिनेशन के एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, और उन सारे एक्सेप्शंस में से एक पॉइंट था शेयर एप्लीकेशन मनी। आप समझ लो,
शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी। तो हम सबसे पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 और शेयर एप्लीकेशन मनी की वो प्रोविजन क्या कहती है। तो यहां पे लॉ ये क्लैरिफाई करता है कि भाई जब भी हम शेयर एप्लीकेशन का मनी लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ओवर होने के 60 डेज के भीतर भीतर शेयर अलॉट हो जाने चाहिए, और अगर शेयर्स अलॉट नहीं किए तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको पैसा वापस देना होगा। आफ्टर एक्सपायरी 60 डेज मोर 15 डेज आर गिवन, और उसमें आपको मनी रिफंड देना होगा। अगर कंपनी रिफंड नहीं कर पाई तो क्या होगा, तो आफ्टर दैट वट एवर मनी इज नॉट रिफंडेड उसे हम डिपॉजिट मान लेंगे। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी अमाउंट को हम डिपॉजिट मान लेते हैं तो उसके कुछ रूल्स हमें कंप्लाई करने होते हैं, एंड इफ द डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड विदाउट कंप्लाइंग दैट रूल्स तो भाई 7 साल की जेल है, समझ लीजिए, सेक्शन 76A के तहत। तो अब पूरी बात समझ में आई कि शेयर एप्लीकेशन मनी ली और अगर उसको रिफंड नहीं किए, 15 डेज तक का टाइम है, तो आफ्टर 15 डेज ये डीम्ड डिपॉजिट मानी जाएगी। और वैसे हमने वो रूल्स तो फॉलो नहीं किए तो भाई यहाँ पे पेनल्टी और पनिशमेंट होने के पूरे चांसेस है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि आउट ऑफ 50 लाख जो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपीज उसे एडजस्ट किया है बुक डेट के सामने, बुक डेट के सामने। तो पूरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम पूरे 50 लाख को डिपॉजिट माने या सिर्फ और सिर्फ 45 लाख को डिपॉजिट माने। सो अंडरस्टैंड गाइस, हमें यह समझना होगा कि जो 5 लाख रुपीस बुक डेट के सामने एडजस्ट हुए, क्या हम उसे रिफंड मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 की वो एक्सेप्शन वाली एक्सप्लेनेशन पढ़े तो वहां पे क्लियरली लिखा है कि रिफंड का मतलब होता है पैसा जहां से आया है उसी अकाउंट में वापस जाना चाहिए। किसी और तरीके से अगर अमाउंट को एडजस्ट करने की कोशिश की तो उसे हम रिफंड नहीं मानेंगे, उसे हम रिफंड नहीं मानेंगे। सो गाइस, यहां पे अगर पूरा पैसा रखा है 60 डेज प्लस 15 डेज तक और पैसा वापस नहीं दिया गया तो पूरा 50 लाख रुपीस डिपॉजिट माना जाएगा। मतलब ये 5 लाख रुपीस का एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। देखते हैं कि प्रोविजन क्या कहती है उसके ऊपर। प्रोविजन में ये लिखा है गाइस, अगर हम पढ़ेंगे इसको, देखिए पूरा लिखा है कि if the securities for which the application money or advance for securities was received cannot be allotted within 60 days from the date of receipt of application money or advance of such security, then it shall be refunded to the subscribers within what time? 15 days। तो ये पहली प्रोविजन है। उसके नीचे ये लिखा कि एनी एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट फॉर एनी अदर पर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन थी आपकी कितने मार्क्स के लिए है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इट इज फॉर द 4 मार्क्स, वो इसी एक सेंटेंस से उठाई गई है। आई सैल्यूट, आई से क्या खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है। पहले सेंटेंस लिया, सेंटेंस को समझा, उसके ऊपर से केस स्टडी बनाया, उसमें कई सारे ट्विस्ट डाले और फिर स्टूडेंट को पूछा है कि आप इसका आंसर दो। ठीक है गाइस, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन 2A को कैसे सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज क्वेश्चन 2B। क्या कहता है भाई, ये कहता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिलीप टैली लिंक्स लिमिटेड कंसिस्ट्स ऑफ मिस्टर चौकसी, मिस्टर पटेल, ओके, अब ये दोनों डायरेक्टर्स दिए गए यहाँ पे, एंड मिस्टर शुक्ला एज मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है भाई, 3 वहां पे डायरेक्टर्स है, उनमें से एक भाई साहब क्या है हमारे MD है। द कंपनी हैज आल्सो एम्प्लॉयड अ फुल टाइम सेक्रेटरी। ठीक है भाई, चलो कंपनी ने एक सेक्रेटरी भी डाला है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी। तो क्या हो गया, पूरा अगर हम माजरा देखेंगे तो भाई हमारे पास यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स है, एक MD है और एक कंपनी सेक्रेटरी है। इतना डेटा हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया। आगे बढ़ते, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट वर साइन्ड बाय मिस्टर चौकसी एंड मिस्टर पटेल। Examine whether the authentication of the financial statements of the company is in accordance with the provisions of the Companies Act 2013। देखिए काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। एक्चुअली यह क्वेश्चन सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 से उठाया गया है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हु हैज द राइट टू ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर हम प्रोविजन को पढ़े तो वहां पर क्लियरली लिखा गया कि सबसे पहले बोर्ड उसे अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद उसे साइन कौन करेगा। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, जो चेयरमैन है वो उसे अप्रूव करेगा, वो उसे ऑथेंटिकेट करेगा। लेकिन चेयरमैन भाई साहब उसे तभी ऑथेंटिक कर सकते हैं जब उसके पास पावर हो, जब वो बोर्ड से ऑथोराइज्ड हुआ हो।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ चेयरमैन के बारे में तो लिखा नहीं, तो आइए अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि अगर चेयरमैन ऑथराइज नहीं है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने चाहिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, और अगर कंपनी के पास एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इन 2 डायरेक्टर्स में से एक कंपलसरी एमडी होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कंपनी का सीईओ अपॉइंटेड है तो उसकी भी साइन लगनी चाहिए। अगर कंपनी का सीएफओ अपॉइंटेड है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसकी भी साइन होनी चाहिए। और अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है तो उसके भी साइन पड़ने चाहिए। ठीक है, अगर पूरा प्रोविजन हम देखना चाहते हैं तो गाइस, तो ये पूरा प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। देखिए कि बाय 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ व्हिच वन शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर इफ अपॉइंटेड एनी द सीईओ, सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी वेरेवर दे आर अपॉइंटेड। तो पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एमडी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है और डायरेक्टर्स भी है, लेकिन साइन किसका पड़ा है? साइन अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2 बंदों का पड़ा है। कौन कौन से वो लोग हैं? जस्ट अ सेकंड, शायद हम काफी ऊपर आ चुके हैं, और क्षमा करना, हम काफी ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। यस, क्वेश्चन टू, यस यस यस, हम यहाँ पे आई एम सॉरी, हम थोड़े आगे लिख दिए। यस, सेक्शन 134 सब्सेक्शन 1 पे आ चुके हैं। साइन यहाँ पे पड़ा है 2 बंदों का, मिस्टर चौकसी एंड मिस्टर पटेल। अगर हम देखेंगे तो दीज 2 आर डायरेक्टर्स, none of them is managing director, none of them is managing director। उतना ही नहीं कि कंपनी सेक्रेटरी होने के बावजूद भी उसका साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं पड़ा, इसलिए ये ऑथेंटिकेशन ऑल टुगेदर is against the provision of section 134 subsection 1, और ये ऑथेंटिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके आंसर क्या रहेगी? ये ऑथेंटिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाई एक्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी having a paid up share capital of rupees 25 crore as at 31st March 2019। तो ठीक है भाई, एक कंपनी है, उस कंपनी का जो हमारा शेयर कैपिटल है पेड अप वो 25 करोड़ है, एंड टर्नओवर ऑफ रुपीस 100 करोड़ इज देयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। द कंपनी सेक्रेटरी हैज एडवाइज्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट एक्स लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। चलिए भाई, हिंट मिल गया। हाँ, तो पूरा ये जो क्वेश्चन है वो जा रहा है एक सेक्शन के आगे, और वो है सेक्शन 138। 138 क्या बात करता है? 138 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो who can be appointed as internal auditor and which are the companies which need to appoint internal auditor compulsory, तो उसके बारे में सेक्शन 138 बात करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्या लिखा है दैट व्हाई सेक्रेटरी ने ऐसा कहा, क्योंकि the paid up share capital and the turnover are less than the threshold limit prescribed under the act। so do you agree with this or not? तो उसके ऊपर आपकी कमेंट दीजिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन दिए। हम अगर सेक्शन 138 को पढ़े तो हम देखते पहले कि पेड अप कैपिटल एंड वो टर्नओवर की लिमिट क्या दी गई है। तो हम सीधा यहाँ पे जाएंगे गाइस। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे दैट पेड अप कैपिटल यहाँ पे दी गई है 50 करोड़, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन में कितनी दी गई है? इफ यू रीड द क्वेश्चन इट इज गिवन हाउ मच, ओनली एंड ओनली, इधर गया भाई, यस इट इज ओनली हाउ मच 25 करोड़। तो पहला क्राइटेरिया मैच नहीं होता, ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। दूसरा उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ रुपीस होने चाहिए या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेकिन वो भी यहाँ पे कितना दिया गया है? 100 करोड़। कितना दिया गया भाई? 100 करोड़। तो हमारे ये जो स्टूडेंट भाई साहब है वो जनरली इसको देख के क्या सोचते हैं कि चलिए जो हमारा शेयर कैपिटल है वो भी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, या यहाँ पे जो टर्नओवर है वो भी 200 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा आंसर कुछ लोग लिख सकते थे, लेकिन गाइस आईसीआई ने काफी स्मार्ट क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे। दोबारा दोस्तों सैल्यूट कर रहा हूँ, इस बार जो क्वेश्चन बनाई है मतलब काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। यहाँ पे हमें कितना दिमाग अप्लाई करना पड़ता है। हमने सब कुछ पढ़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन क्या हमने इस बात पर नजर डाली कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है? पूरी क्वेश्चन यहाँ पे पलट जाती है। और दोस्तों अगर 138 को गौर से पढ़ेंगे ना कि एप्लीकेबिलिटी क्लास ऑफ कंपनीज रूल 13 जो कहता है कि कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, क्लियरली कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी को ये कंपलसरी है। मींस इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी डोंट सी वेदर हाउ मच टर्नओवर इज देयर। अरे 25 करोड़ हो या फिर 100 करोड़ टर्नओवर है या नहीं है, पेड अप कैपिटल कितने वो देखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया है, हिंट दे दिया लिस्टेड कंपनी है, उसके बाद डेटा दिया। इस डेटा को देखने की जरूरत नहीं थी, देखना ही नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, सीधा आंखें बंद करके कर दो
टर्नओवर चाहे कितना हो, पेड अप कैपिटल चाहे कितना हो, इंटरनल ऑडिटर लगेगा, लगेगा मतलब लगेगा। 138 समझानी थी उधर रूल 13 के हिसाब से, ठीक है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन 2C। क्या कहता है गाइस? अरे ठीक है, चलो अगेन गाइस, यहाँ पे बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। सो पहले हम पढ़ लेते हैं। ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड। तो ए करके एक भाई साहब है, उसने बी को कहा कि भाई काम कर, तू मेरी जमीन बेच दे, एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट्स ड्यू टू हिम। मतलब क्या हुआ कि इस बात से ये पता चलता है कि बी भाई साहब जो है वो ए के क्रेडिटर रहे होंगे, समझ रहे? वो ए इज लाइबल टू पे सम अमाउंट टू बी। तो ए ने बी को कहा काम कर भाई, मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मेरी जमीन बेच दे, और उनमें से जो कुछ पैसा आएगा उनमें से तेरा डेट काट ले। तो यहाँ पे बी इज ऑथोराइज्ड बाय ए टू सेल द लैंड ऑफ मिस्टर ए, एंड व्हाटएवर मनी इज कमिंग आउट ऑफ दैट ही कैन डिडक्ट हिज ड्यू अमाउंट, हिज डेट अमाउंट। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स ए बिकम्स इंसेंट। बाद में ये भाई साहब पागल हो गए। क्वेश्चन क्या पूछिए? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आप ये तय कीजिए कि अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस क्या एजेंसी टर्मिनेट होगी या नहीं होगी? एजेंसी टर्मिनेट होगी या नहीं होगी? तो बेसिकली अगर हम देखें गाइस, तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बिलोंग टू सेक्शन 202 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और वो क्या कहता है कि भाई when there is agency coupled with interest, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या मिस्टर बी का उस एजेंसी में कोई इंटरेस्ट था? रेम्यूनरेशन की बात छोड़िए, अरे भाई अपना खुद का पैसा उधर फंसा हुआ था, अपना खुद का मनी उधर फंसा हुआ था। इस एक ही लैंड को बेच के ही तो भाई साहब अपने अपने पैसे को रिकवर करने वाले थे। सो सेक्शन 202 अप्लाइज। और 202 क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं। 202 ये कहता है दैट वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, दैट द एजेंट हैज हिमसेल्फ an interest in the property which forms the subject matter of the agency cannot, in the absence of any express contract, be terminated to the prejudice of such interest. तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये एजेंसी रिवॉक नहीं होगी, ये एजेंसी नहीं टूटेगी। तो मतलब क्या होगा गाइस यहाँ पे आंसर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202, यहाँ पे चाहे मिस्टर ए पागल हो गए लेकिन फिर भी मिस्टर बी की एजेंसी रिवॉक नहीं होगी। मतलब वो पागल होने के बाद भी मिस्टर बी वो लैंड बेच सकते हैं, पैसा रिकवर करके अपना डेट वसूल कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती से क्वेश्चन दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है ए अपॉइंट्स बी एज एज एजेंट। तो दो बार वही कहानी रिपीट हुई है। ए भाई साहब ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? टू सेल एज लैंड। तो वही कहानी देखते आगे ट्विस्ट क्या है। अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए अपॉइंट्स सी एज एजेंट ऑफ बी। यहां से पूरा सेंटेंस पकड़ना है। बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए अपॉइंट्स अनदर पर्सन एज एजेंट ऑफ बी। तो अब पूरी कहानी यहां पे समझिए। यहां पे पहले एक भाई साहब है मिस्टर ए, उसने अपॉइंट किया बी को, अब बी ने अपॉइंट किया है सी को एज एजेंट। तो बी भाई साहब ए के एजेंट हुए और सी भाई साहब बी के एजेंट हुए। तो गाइस यहां पे पूरी अगर स्टोरी हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट चला जाता है सब एजेंसी में। सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते क्या कहता है? आफ्टरवर्ड्स ए रिवोक्स द अथॉरिटी ऑफ बी बट नॉट ऑफ सी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजेंसी ऑफ सी। तो बाद में ए ने क्या किया, अपने अथॉरिटी जो थी बी के साथ वो रिवोक कर दी कि भाई अब तुम मेरी लैंड सेल नहीं कर सकता। लेकिन सी जो बी ने अपॉइंट किया है विद द अथॉरिटी ऑफ ई, क्या वो अभी एजेंसी में माना जाएगा? whether A is liable for C's liability, C's responsibility, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे सब एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन अगर मेन एजेंसी नहीं रहती तो ऑटोमेटिकली सब एजेंसी भी क्या हो जाएगी? रिवॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवॉक हो जाएगी। रिवॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर रहेगा कि भाई द स्टेटस ऑफ एजेंसी ऑफ सी शैल बी टर्मिनेटेड, वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट था, अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि भाई एक भाई साहब ने
अपने लॉयर को कहा, अपने एडवोकेट को कहा कि यार मुझे एक है ना मेरा मेरा घर बेचने का अच्छा सा ऑक्शनर मेरे को लाके दे। तो मेरी अथॉरिटी से मेरे एडवोकेट ने, जो मेरा एजेंट है, उसने एक और बंदे को बतौर ऑक्शनर मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या ऑक्शनर ये लॉयर का एजेंट है? क्या सब एजेंट में जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो पैरेलल एजेंसी है, वो सब्सटीट्यूटेड एजेंसी है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट होता, तो अगर मेरी और लॉयर की एजेंसी रिवोक होती है, तो उसके साथ साथ मेरी और वो ऑक्शनर की एजेंसी रिवोक नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सब्सटीट्यूट एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सब एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो मेन एजेंसी जिसके बेस पे सब एजेंसी क्रिएट हुई, अगर वो रिवोक होती है, तो यहाँ पे सब एजेंसी भी रिवोक हो जाएगी। ओके गाइस, तो पहले में टर्मिनेट नहीं होगा, दूसरे में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं, डी क्या कहता है? अ प्रॉमिसरी नोट। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉमिसरी नोट मतलब ये तो पता चल गया, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 स्पेसिफाइज दैट 3 months after A will pay rupees 10,000 to B or his order for value received. Okay fine, so there are two parties. ठीक है, एक बंदे ने दूसरे को ये प्रॉमिस किया कि भाई 3 महीने के बाद 10,000 रुपए ले जाना, और ये प्रॉमिसरी नोट रख। It is to be noted that no rate of interest has been stipulated. Oh God, now this makes the entire concept clear. No rate of interest has been stipulated in the promissory note. The promissory note falls due for payment on 1st September 2019. जो ड्यू टाइम था वो 1 सितंबर 2019 था। और यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो ध्यान रखना है, वो कि इंटरेस्ट रेट कुछ मेंशन नहीं किया। तो पूरी जो कहानी है वो इंटरेस्ट रेट के इर्द गिर्द घूम रही है। कैसे आगे बढ़ते हैं? तो अब जो पैसा जो ड्यू था वो 1 सितंबर को था, लेकिन उस वक्त पे नहीं किया। पे कब किया गया भाई? 31 अक्टूबर को, विदाउट एनी इंटरेस्ट। Explain the relevant provisions under the Negotiable Instruments Act 1881 state whether we shall be entitled to claim interest on the overdue amount or not. तो क्या भाई ये जो पैसा लेट पे किया है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन में दी गई है वो ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं किया गया प्रॉमिसरी नोट पे। तो क्या होगा? तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बिलोंग करता है सेक्शन 80 पे ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। वो क्या कहता है कि अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तय नहीं किया गया, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, तो पर एनम का, ध्यान रखिए, पर एनम का आप 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। कहां पे लिखा है ऐसा? सेक्शन 80 पे। आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये रहा, देखिए। और इट सेज दैट interest when no rate specified, when no rate of interest is specified in the instrument, interest on the amount due thereon shall, notwithstanding any agreement relating to interest between the parties, be calculated at the rate of how much? 18% per annum. 18% per annum. हाँ, अगर कोई पहले से एग्रीमेंट रहा कि भाई इंटरेस्ट आपका 7% लगेगा, 6% लगेगा या नहीं रहेगा, तो हम एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हम 18% लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन अब काफी क्लियर हो जाता है कि 2 महीने का डिले हुआ है, तो क्या हम 2 महीने का इंटरेस्ट या ब्याज लगा सकते हैं? एंड आंसर विल बी एब्सोल्युटली यस। इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा? 18% के बाद लगेगा, 18% के बाद लगेगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। So now it is question 3A, what it says that state the reasons for the issue of shares at premium or discount। मतलब भाई कोई कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम या डिस्काउंट पे क्यों इश्यू करना चाहेगा? ऑल्सो राइट इन ब्रीफ द पर्पस फॉर विच द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड। सो टोटल 5 नंबर की क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले की रीजंस बताइए, कोई प्रीमियम या डिस्काउंट पे क्यों जाना चाहेगा, एंड सेकंड इज प्रीमियम को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्यों कोई प्रीमियम में जाना चाहेगा? सिंपल गाइस कि अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन विद गुडविल अगर हम देखें, और अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा है उसकी कैपिटल पर शेयर, तो गाइज जो एडिशनल कंपोनेंट होता है हमारे फेस वैल्यू से आगे का, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। और उसी प्रीमियम को कंपनी को लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कंपनी नहीं लेना चाहेगी, उसके साथ साथ जो भी गुडविल उसने कमाई है, जो भी उसके बिजनेस की वैल्यूएशन इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स, वो भी शेयर होल्डर्स को पे करनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप हुई, तो शेयर होल्डर्स को ना सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर सरप्लस बचता है
एसेट्स का, तो वो भी शेयर होल्डर्स डिजर्व करेंगे और वो सब कुछ एज अ प्रीमियम वहां पे डिनोट होता है। कोई डिस्काउंट पे क्यों जाना चाहेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रीमियम इज कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और डिस्काउंट जो है वो सेक्शन 53 में बताया गया है। अब डिस्काउंट तो कंपनी दे नहीं सकती, बिकॉज इश्यूइंग द शेयर्स एट डिस्काउंट इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो कंपनी क्यों जाना चाहेगी? देखिए, दो ही एक्सेप्शंस दिए हैं वहां पे, इन दो रीजंस की वजह से वो डिस्काउंट में जा सकती है। सबसे पहला कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करने हैं तो बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं एट डिस्काउंट, या फिर क्रेडिटर के साथ कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है आपको, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो उसके लिए आप अपने शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से कम में दे सकते हैं। तो ये तो हो गए रीजंस कि भाई क्यों कोई बंदा प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे जाना चाहेगा। सेकंड इज व्हाट इज द पर्पस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्टली ऐसा ही था कि इन 5 रीजंस की हेल्प से हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते थे। वो 5 रीजंस कौन कौन से थे? सो लेट मी टेल यू अबाउट। या तो अगर हमें फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इश्यू करने हैं, या फिर हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, या फिर हमें कमीशन या डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, या फिर हमें प्रीमियम पे करना है ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और द प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर हमें बायबैक करना है। तो इन पर्पसेस के लिए हम इश्यू कर सकते थे। लेकिन गाइस, इन कंपनी से 2013 यहाँ पे आंसर स्लाइड डिफरेंट आएगा। इस एंटायर पॉइंट में हमें एक और सेक्शन ऐड करनी होगी और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 133। ध्यान रखिए, 133। और अब अगर ये क्वेश्चन है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैसे यूज होगा, तो हमें दो तरीके से बाइफरकेशन देना होगा। कैसे? एक जो है वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 का आंसर रहेगा और दूसरा जो है सेक्शन 52 सब सेक्शन 3। 52 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर 133 अप्लाई नहीं है तो किस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, और सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर 133 अप्लाइड है तो किस पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो अगर 52 सब सेक्शन 2 के अंदर 133 अप्लाई नहीं होती, अब सवाल ये कि भाई ये 133 क्या है? 133 इज नथिंग बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स notified by central government. Central government has the power to issue the terms of accounting standards and that power has been given under section 133. तो अगर कोई कंपनी 133 में फॉल होती है तो उसके यूटिलाइजेशन अलग हो गए, अगर फॉल नहीं होती तो यूटिलाइजेशन अलग हो गए। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि अगर 133 अप्लाई नहीं होता तो आंसर वही रहेगा जो अभी हमने पढ़ा। कंपनी वही 5 पर्पसेस के लिए यूज कर सकती है। मतलब कौन कौन से? fully paid up bonus shares, writing of preliminary expenses, writing of commission और discount, प्रीमियम पे करने के लिए अगर आप प्रेफरेंस शेयर या वो दे रहे हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा था बायबैक। तो यहाँ पे इन रीजंस के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर 133 अप्लाई है और कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है तो गाइज 5 पर्पसेस वहां पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 अवेलेबल है। कौन कौन से वो 3 है? आप बोनस के लिए जा सकते हो, दूसरा आप राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट के लिए जा सकते हो, और लास्ट में आप बायबैक के लिए जा सकते हो। मतलब राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम को पे करने के लिए अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते अगर कंपनी सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 में फॉल होती है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन 3 भी क्या कहता है। अच्छा, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन है और एक कहानी दी गई है। क्या कहती है कहानी? लेट्स अंडरस्टैंड। इट सेज दैट मिस्टर आर, होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each of AB Limited, approached the company in the last week of September 2019। तो भाई एक शेयर होल्डर वहां पे है, सितंबर 2019 में भाई साहब गए वहां पे विद अ क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड of ₹2,000 declared at the rate of 20% by the company at its AGM held on 31st August 2011। 2011 में डिविडेंड इश्यू किया गया था और भाई साहब अभी 2019 में जा रहे हैं। कंपेयर करो भाई, कितना पीरियड होता है, कितने साल के बाद ये बंदा जागा है
तो ये बंदा जा रहा है करीब 8 साल के बाद, ओके, ऑलमोस्ट 8 years, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्टोरी के फॉर्म में हिंट दी गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड है, कि अगर किसी ने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया कितने सालों के लिए, 7 years तक, तो कंपनी वो डिविडेंड अपने पास नहीं रख सकती, उसको वो डिविडेंड सेक्शन 125 रीड विद सेक्शन 123 एंड 124 उसको ट्रांसफर करना होगा इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, और ये कंपलसरी है विद इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आया वो अपने पास रख सकती है कंपनी, पूरा पैसा डिविडेंड का उसको देना पड़ेगा। तो अभी ये भाई साहब जब गए तो ये पैसा अभी कंपनी के पास तो होने नहीं वाला, वो कहां चला गया होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। With respect to financial year 10-11, the company refused to accept the request of R and informed him that his shares on which dividend has not been claimed till the date have also been transferred to the Investor Education and Protection Fund. अब ये देखिए कहानी में ट्विस्ट। अरे भाई डिविडेंड तो गया लेकिन जो शेयर्स है वो भी कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर 7 साल से कोई बंदा शेयर्स को देखने तक नहीं आया तो इज इट कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू ट्रांसफर द शेयर्स एज वेल? एक ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहती है। एग्जामिन इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन of the company and suggest the remedy if available to him for obtaining the unclaimed amount of dividend and retransfer of corresponding shares in his name. तो बेसिकली गाइस अगर हम पूरी इस क्वेश्चन को पढ़े तो ये डिविडेंड के बारे में कम और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन जो बनाई गई है वो ली गई है प्रोविजन सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। अब ये दो सेक्शंस क्या कहती है, 125 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया कि भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में कौन कौन से अमाउंट क्रेडिट होंगे। तो उसमें हर वो चीज आती है जो 7 साल से किसी ने भी क्लेम नहीं किया, चाहे वो डिवेंचर क्लेम नहीं किया, शेयर्स क्लेम नहीं किए, डिविडेंड क्लेम नहीं किया, इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया, प्रेफरेंशियल रिडीम किया लेकिन वो भी 7 साल तक कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया, तो ये सारी की सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे कहां ट्रांसफर हो जाएगी, इस फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। अब 125 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, 125 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि मान लीजिए 7 साल के बाद अगर कोई जागता है और उसको ये लगता है कि अरे बाप रे मेरे शेयर्स तो चले गए, तो 125 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि ऐसा बंदा, ऐसा मत मानिए कि वो अपना पैसा भूल जाएगा, अब वो पैसा कंपनी से वापस नहीं ले पाएगा, अब वो पैसा वो इस फंड के पास से ले पाएगा। अब आप कहेंगे फंड कैसे देगा, देखिए ये फंड जो क्रिएट हुआ है अंडर सेक्शन 125 वो क्रिएट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड को मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी तो अपॉइंट करेगी, एक कुछ बंदे रखेंगे जिस पूरे फंड को मैनेज करेंगे, पूरा हिसाब किताब रखेंगे, कहां से पैसा है, कहां वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ऐसी जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे अपॉइंट करेगी, वहां पे इस बंदे को जाना होगा, वहां पे उसको सारे एविडेंसेस देने होंगे कि देखो भाई ये पैसा मेरा इस कंपनी में था, 7 साल हो गए, कंपनी ने आपको पैसा दे दिया है, अब मुझे वो पैसे वापस चाहिए। जो भी कुछ प्रोसीजर्स होगी जैसे कि कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना, कुछ अपना आईडी प्रूफ वगैरह देना, वो सारी चीजें देने के बाद अगर जब अथॉरिटी को लगता है कि हाँ भाई यू डिजर्व दैट अमाउंट बैक, तो ये फंड अपने फंड में से पैसा आपको वापस दे देगा। तो गाइस ये पूरा एक्सप्लेनेशन है 125 सबसेक्शन 1 एंड 125 सबसेक्शन 4 की। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई कंपनी ने क्या बोला था यहाँ पे, ये मिस्टर आर जो थे वो कंपनी के पास गए और कहा कि भाई मेरा पैसा दो। कंपनी सिंपल ये बोली कि भाई पैसा हमारे पास नहीं है, वो तो फंड के पास चला गया है, अब अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो उधर जाओ। तो क्वेश्चन ये किया गया कि क्या ये कंपनी का डिसीजन सही था, बिल्कुल सही था। जिस पैसों का 7 साल तक कोई क्लेम नहीं आता, till 7 years nobody is claiming that amount, company shall have to transfer those amounts to this fund। तो कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया, और अगर इस बंदे को अपने पैसे वापस चाहिए तो उसको 125 सबसेक्शन 4 के हिसाब से उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा, सारे एविडेंसेस देने पड़ेंगे, और अगर वो प्रूव हो गया कि हाँ भाई आप ही रियल पर्सन हो तो आपको अपने पैसे या शेयर्स वापस मिल जाएंगे, अगर वहां पे अभी तक पड़े हैं तो। मतलब अगर मान लीजिए भैया फंड वालों ने शेयर किसी और को बेच दिए हैं तो फिर शेयर्स नहीं मिलने वाले, उसकी उतनी ही अमाउंट का आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन 3B। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन 3C। क्या कहता है, दैट मिस्टर गिरीश, अ लीगल सक्सेसर ऑफ रिपुन,
द डिसीज्ड पर्सन, तो ठीक है भाई, एक गिरीश है जो लीगल हेयर है, लीगल सक्सेसर है किसका, रिपुन करके किसी बंदे का। द डिसीज्ड पर्सन और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, signs a bill of exchange in his own name admitting a liability of rupees 50,000, that is the extent to which he inherits the assets from the deceased payable to Mukund after 3 months from 1st January 2019. भाई साहब ने, मतलब गिरीश भाई साहब ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। अब यहाँ पे ये बात खास ध्यान रखिएगा, और ये 50,000 रुपीज क्या है, ये वो एसेट की वैल्यू है जो मिस्टर रिपू ने उसके लिए छोड़ी है, ऐसा उसका मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया किसको गया, तो मुकुंद नाम के आदमी को दिया गया है, जिसकी मैच्योरिटी है 3 महीने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। On maturity, when Mukund presents the bill to Girish, he refuses to pay for the bill on the ground that since the original liability was that of Ripun, the deceased, therefore he is not liable to pay for the bill. क्या बात है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। गिरीश के पास जब मुकुंद गया तो गिरीश ने बोल दिया, भाई ये जो लायबिलिटी वो तो मेरे बाप की थी, मेरी थोड़ी है, मैं क्यों पे करूं। लेकिन ध्यान रखिए भाई, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है। अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो हमें ये आइडिया आ जाता है कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है 3C में, वो क्वेश्चन बेसिकली उठाई गई है सेक्शन 29 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के हिसाब से, जो ये कहता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया है, किसी लीगल हेयर या किसी लीगल सक्सेसर ने साइन किया है ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, तो उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें। तो प्रोविजन ये कहती है कि देखो भाई, अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया है, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, तो आप उसमें पर्सनली लायबल होंगे। ये बात क्लियरली लिखी गई है, आप उसमें पर्सनली लायबल होने वाले हो, पर्सनली लायबल। तो यहां पे मिस्टर गिरीश ने चाहे अपने अपने पिताजी के बिहाफ में बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया है, लायबिलिटी तो पिताजी की थी, लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज उसने खुद अपनी पर्सनल लायबिलिटी में साइन किया है, ऐसा माना जाएगा, और ऑन ड्यू डेट वो गिरीश भाई साहब मुकुंद को लायबल हो गए। ठीक है, अब वहां पे एक छोटी सी एक्सेप्शन दी गई है कि लायबिलिटी को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप उसको कम कर सकते हो या जीरो कर सकते हो। तो वहां पे आप एक कंडीशन लिख सकते हो एट द टाइम ऑफ साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट की टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स रियलाइजेशन, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, एसेट्स रियलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आप एक कंडीशन पुट कर रहे हो कि हाँ भाई, यहाँ पे मैं मेरे पिताजी के बिहाफ में 50,000 रुपए की लायबिलिटी दे तो रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी कितनी है मुझे नहीं मालूम, कल जाकर कितना पैसा आएगा मुझे नहीं मालूम। अगर मान लीजिए वो 50,000 रुपए से कम आई, मान लीजिए 10,000 आई, 20,000 आई, तो मेरी लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ असेट रियलाइजेशन ही रहेगी, उससे ज्यादा मैं नहीं बेयर करूंगा। अगर ये क्लॉज, उसने ये कंडीशन साइन करते टाइम पे लिखी है गाइस, तो वहां पे लायबिलिटी 50,000 रुपीज की नहीं रहेगी, लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी एसेट रियलाइज हुई है। आप समझ रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा ये प्रोविजन समझने के बाद। सो रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डिसाइड वेदर मुकुंद कैन सक्सीड टू रिकवर 50,000 रुपीज फ्रॉम गिरीश। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड यस, उसको पैसा मिलेगा। कहां पे लिखा है, सेक्शन 29 में लिखा है। आगे ये लिखा है कि वुड योर आंसर बी स्टिल द सेम इन द केस गिरीश स्पेसिफाइड द लिमिट ऑफ हिज लायबिलिटी। अब ये आई बात, देखो जो अभी मैंने कहा, अगर गिरीश ने कह दिया कि मेरी लिमिट इतनी रहेगी इन द बिल एंड द वैल्यू ऑफ हिज इनहेरिटेंस इज मोर देन द लायबिलिटी, तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, उसने कहा कि मेरी लायबिलिटी इतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा मैं लायबल नहीं हूं। तो ध्यान रखिए भाई, जितनी लायबिलिटी आपने एज अ कंडीशन स्पेसिफाई की है, आप सिर्फ उतने के लिए ही लायबल होंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट दिया गया क्वेश्चन की वैल्यू ऑफ इनहेरिटेंस, एसेट की वैल्यू लायबिलिटी से ज्यादा है, तो
तो भाई आप एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप पैसा वसूल कीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तो आपको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितना उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में लायबिलिटी कंसिडर की गई है। अगर वो ये कहता है कि भाई चलो 50,000 रुपीज का बिल है लेकिन मेरी लायबिलिटी मैं सिर्फ 30,000 तक ही मानता हो, तो सिर्फ 30,000 ही इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आप ले सकते हो। अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसे आप क्लेम करो, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से क्लेम नहीं कर सकते। ओके, सेक्शन 29 एक बार उसको रीड कर लेते हैं भाई क्या कहता है ये सेक्शन 29। तो liability, okay, a legal representative of a deceased person who signs his name to a promissory note, bill of exchange or a check is liable personally thereon unless he expressly limits his liability to the extent of the assets received by him as such। तो ये क्लियरली ये कहता है भाई कि अगर वो उसकी लायबिलिटी को फिक्स नहीं करता तो पूरी अमाउंट के लिए वो लायबल होगा, और अगर वो लायबिलिटी फिक्स करता है तो वो सिर्फ लायबिलिटी तक ही लायबल होगा, असेट्स की वैल्यू तक ही लायबल होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब आइए आगे बढ़ते गाइस, डी। तो क्वेश्चन 3D क्या कहता है, लेट्स रीड दैट। ओके, सो क्वेश्चन 3D कहता है कि सोहेल अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग पर्सनली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड फाइनेंशियली और अदरवाइज। तो ये पॉइंट काफी मैटर रखता है कि भाई एक डायरेक्टर है और वो खुद पर्सनली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व या इंटरेस्टेड नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर में। जब वो मोशन बोर्ड मीटिंग में जा रहा था, वो प्रपोजल बोर्ड मीटिंग में जा रहा है, अब देखिए क्या हुआ आगे। He did not disclose his interest although he has knowledge that his sister is interested in that proposal। अब बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल की डिस्कशन होने वाली थी, उसको मालूम था कि उसकी सिस्टर उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, उसकी सिस्टर, वो खुद नहीं, लेकिन फिर भी उसने बोर्ड को डिस्क्लोज नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। He restrains from making any disclosure of his interest on the presumption that he is not required by law to disclose any interest as he is not personally interested or concerned in the proposal। He made his presumption relying on the rule of literal construction। जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो ऐसा लगता है मानो कि कंपनी एक्ट की तरह जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब ये लिखा है कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, तब जाके ये क्लिक होता है कि भाई एक्चुअली ये क्वेश्चन तो पूछा गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो सेक्शन 102 में ये लिखा है कि जब भी हम शेयर होल्डर्स को कोई नोटिस भेजते हैं और अगर उसमें डायरेक्टर उस कुछ प्रपोजल्स में कुछ अगर पर्सनली इंटरेस्टेड है तो उस इंटरेस्ट को भी हमें डिस्क्लोज करना होगा कि इन ट्रांजैक्शंस में डायरेक्टर्स आर पर्सनली इंटरेस्टेड अप टू दिस मच एक्सटेंट। वो पूरी चीज हमें लिखनी होती है। अब पूरी मैटर को हम समझते हैं। ये बताया गया है कि भाई ये जो सोहेल है उसको ये लगता है कि मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरी बहन है लेकिन मैं नहीं हूं, तो उसी चक्कर में भाई साहब ने अपना इंटरेस्ट मतलब अपनी सिस्टर का इंटरेस्ट बोर्ड वालों को बताया नहीं। और जब उससे लॉजिक पूछा गया कि भाई ऐसा तूने क्यों किया, तो वो ये लॉजिक देते कि देखो भाई रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि अगर डायरेक्टर्स आर पर्सनली इंटरेस्टेड तो ही डिस्क्लोज करना। भाई मैं तो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरी बहन है और मेरी बहन मैं थोड़ी हूं, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो अब उसके हिसाब से आप ये समझाइए कि सोहेल की आर्ग्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है, बस ये क्वेश्चन है। तो एक बात समझिए, नो डाउट हम लिटरल इंटरप्रिटेशन को जाएंगे। लिटरल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जब मीनिंग ऑफ द लॉ सेंटेंस और द टर्म अगर हम लॉ में से डिराइव कर पाते हैं, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग से अगर उसकी आंसर मिल जाती है तो हमें दूसरे किसी रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है। लॉ को वैसे ही पढ़ो जैसे उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर ट्रांसलेशन से ही उसकी सेंस बन जाती है तो हम किसी और रेफरेंस को वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हम लॉ का करते हैं उधर, वो लॉ के पर्पस को मीट करना चाहिए, लॉ के पर्पस को अचीव करना चाहिए। ध्यान रखिए, लॉफुल पर्पस को क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। अगर भाई लॉ जिस पर्पस से बनाया है, इंटरप्रिटेशन जब हम करते हो वो उस पर्पस को ही मैच नहीं करता, तो फिर वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगा, हमें और भी वाइडर स्कोप लेना होगा।
तो ध्यान रखिए, जब भी हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वहां पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है चैप्टर में कि जब एक और हमारे पास नैरो इंटरप्रिटेशन है, मतलब छोटा, और दूसरी ओर हमारे पास ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है जो ज्यादा कवर करता है। सो ब्रॉडर वर्सेस नैरो, हम कौन सा वाला लेंगे? तो लॉ ये कहता है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि हमें ब्रॉडर वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा अहमियत देनी है रादर देन नैरो वन। तो ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं इस एंटायर कॉन्सेप्ट की, लॉ में जहीं कहीं भी लिखा है, जैसे जैसे हम बात करें सेक्शन 102, वहां पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात की गई है। अगर सेक्शन 184 की बात करें तो वहां पे भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात की गई है। अगर हम बात करें सेक्शन 2 सब सेक्शन 49 की, तो वहां पे भी उसकी बात की गई है। इन हर जगह पे ये टर्म यूज की गई है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट होना ऐसा नहीं है, वो एकदम नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ। इसका मतलब हुआ कि हम या हमारा रिलेटिव या ऐसी कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप जहां पे हम पार्टनर है, जहां पे हम डायरेक्टर है, अगर वो भी इस मैटर में इन्वॉल्व है तो उनका भी डिस्क्लोजर करना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, एट द सेम टाइम मैं किसी और कंपनी का भी डायरेक्टर हूं और मेरी कंपनी उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है, तो ध्यान रखिए वो मेरे लिए पूरी मैटर इंटरेस्टेड बन जाएगी। चलिए मैं नहीं हूं, मेरा भाई वहां का डायरेक्टर है तो भी मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। चलो मैं नहीं, मेरी वाइफ वहां की पार्टनर है तो भी ये मैटर मेरे लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाली बन जाएगी। तो यहां पे हमको यही समझाना है कि भाई जब हम कंपेयर करते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन को, एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है, एक नैरोर है, तो नैरोर वाले को हमें नहीं लेना है, हमें ब्रॉडर वाले को लेना है। यही कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में समझानी थी। तो यहाँ पे सोहिल की आर्गुमेंट एकदम गलत है कि सिर्फ वो अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, रिलेटिव का भी इंटरेस्ट यहाँ पे कंसीडर करना है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट जहां पे वो या उसका रिलेटिव डायरेक्टर से पार्टनर से, तो वो भी यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो भाई इस पूरे एक्सप्लेनेशन में सोहिल भाई साहब की जो अपनी आर्ग्यूमेंट है वो गलत सिद्ध होती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 4A। अब आइए समझते हैं कि क्वेश्चन 4A क्या कहता है। So it says that CDS Limited is planning to make a private placement of securities। ठीक है भाई, कंपनी है जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट से जाना है। The managing director arranged to obtain a brief note from some source explaining the salient features of the issue of private placement। तो भाई कहीं से उसको एक नोट मिला जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी। That the board of directors shall keep in mind while approving the proposal on this subject. The brief note includes inter alia the information and suggestions on the following points। तो ठीक है भाई, पूरी इस बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहना चाहता है कि कंपनी को कहीं से प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और एट द एंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट एंटायर कंपनी एक्ट में कहां पे कवर किया गया है। सो प्राइवेट प्लेसमेंट एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पब्लिक इन्विटेशन, ये दोनों कवर किए गए हैं हमारे सेक्शन 42 में, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये क्या कहता है? सेक्शन 42 ये कहता है कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट किसे कहेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट इससे कहेंगे जहां पे कंपनी, ध्यान रखिएगा जो भी बात मैं यहां पे कहता हूं, कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनविटेशन है वो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को भेजेगा। सिलेक्टेड और स्पेसिफाइड, रादर आई वुड से स्पेसिफाइड से ज्यादा को वो नहीं करेगा। मतलब ये कोई जनरल इनविटेशन नहीं है वेयर कोई भी आके कंपनी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर सके। यहां पे कंपनी जो इनविटेशन है वो कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ही भेजेगा और वो भी कहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ये 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो नॉट एक्सीडिंग 200 पर्सन्स, नॉट एक्सीडिंग 200। मतलब एक साल में कंपनी अगर प्राइवेट तरीके से 200 लोगों से कम लोगों को अगर इनवाइट करता है तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब क्या हो यहाँ पे, अगर वो सिलेक्टेड स्पेसिफाइड ग्रुप के पीपल को मतलब इनवाइट नहीं करता, वो ये कहता कि कोई भी बंदा आके कंपनी के शेयर्स में एप्लीकेशन डाल सकता है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, ये पब्लिक इन्विटेशन माना जाएगा। अगर 200 या उससे ज्यादा लोगों को अगर ये इन्विटेशन भेजा जाता है तो भी ये प्राइवेट प्लेसमेंट माना जाएगा।
लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की, मींस ये 200 लोगों की, तो वहां पे कुछ एक्सेप्शंस है। एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? यहाँ पे हम दो तरीके के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। पहला, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होता है, तो हमने पढ़ा था भाई, ये सेबी खुद उनको उनको ये रिकॉग्निशन देता है कि भाई इतने इतने इन्वेस्टर्स को हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मानेंगे। और दूसरा जो है वो एम्प्लॉयज जिनको शेयर्स ईसॉप के जरिए मिले हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के जरिए मिले हैं, उनको हम इस 200 की नंबर में ऐड नहीं करेंगे। तो अगर हम शेयर इश्यू करते हैं ईसॉप से थ्रू और एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को अगर हम मेंबर बनाते हैं, 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज को मेंबर बनाते हैं, तो ये वायोलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये सेक्शन 42 का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब हम ये देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्या वही उस नोट्स में लिखा है या नहीं लिखा। आइए नोट्स पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहती है। सबसे पहले ये कहते हैं कि a private placement shall be made only to select a group of identified persons not exceeding 200 in a financial year। तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है गलत है? एब्सोल्युटली यस, ये स्टेटमेंट सही है, वही तो हमने वहां पे पढ़ा। The aforesaid ceiling of identified persons shall not apply to the offer made to the qualified institutional buyers, but is applicable to the employees of the company who will be covered under the company's employee stock option scheme। So देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या कहा, पहला जो सेंटेंस है वो सही लिखा है कि shall not apply to the qualified institutional buyer, लेकिन दूसरा जो ईसॉप वाला पॉइंट है वो भी एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, बट इज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉइज। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है, बट इज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हु विल बी कवर्ड अप अंडर ईसॉप, तो ये बात यहाँ पे गलत लिखी है। तो इस नोट में पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस गलत है। तो इस पूरे क्वेश्चन में मजे की बात यह कि हमें आंसर लिखना नहीं है, नोट्स पहले से दिए, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इस नोट में क्या गलत है और क्या सही है, वो हमें लिखना था। और आगे बढ़ते हैं। The offer on private placement basis shall be made only once in a financial year for any number of identified persons not exceeding 200। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप साल में प्राइवेट प्लेसमेंट कितने भी बार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर होगा। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जितने भी लोग हम इनवाइट कर रहे हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये स्टेटमेंट जो लिखा है कि वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 200, तो ये बात एकदम सही मालूम हो रही है। मतलब हाँ, आप एक साल में कर सकते हो, लेकिन जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो ये पूरा हमारा था क्वेश्चन 4A। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट क्वेश्चन 4B वन वांट्स टू से। इट इज आस्किंग दैट referring to the provisions of the Companies Act 2013, examine the validity of the following. Suffer Limited, having a net worth of rupees 130 crore, wants to accept deposits from its members। तो भाई एक कंपनी है। अब सबसे पहले ये समझिए कि ये कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। तो ये यहाँ पे पब्लिक कंपनी है। अंडरस्टैंड, इट इज व्हाट, पब्लिक कंपनी, और उसकी नेटवर्क कितनी है, 130 crores। It has approached you to advise whether it falls within the category of an eligible company or not। तो भाई सवाल ये पूछा गया है कि क्या ये कंपनी एलिजिबल कंपनी में आती है या नहीं आती। तो दोस्तों एलिजिबल कंपनी, जब हमने डिपॉजिट का चैप्टर पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था, दो क्राइटेरिया है एलिजिबल कंपनी बनने के लिए। सबसे पहला, आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, आपकी पेड अप कैपिटल एक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। आइदर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर एक लिमिट से ज्यादा है तो वो एलिजिबल कंपनी में आएंगे, प्रोवाइड आपने उसके साथ साथ क्या पास किया हो, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आप एलिजिबल कंपनी मान जाओगे। तो टर्नओवर के लिए कितनी लिमिट दी गई है, अगर हम पढ़े इस एंटायर प्रोविजन को, तो टर्नओवर के लिए यहाँ पे लिमिट दिया गया है नॉट लेस देन 500 करोड़। मतलब टर्नओवर आपका 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड इफ आई स्पीक अबाउट पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल जो यहाँ पे दी गई है, सॉरी नॉट पेड अप कैपिटल, इट इज नेटवर्थ। पेड अप कैपिटल माफ कीजिएगा, हाँ ये नेटवर्थ है, सॉरी, जो नेटवर्थ है वो नॉट लेस देन 100 करोड़ होनी चाहिए। मतलब 100 करोड़ या उससे ज्यादा की अगर नेटवर्थ है तो भी आप एलिजिबल कंपनी मानी जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे टर्नओवर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नेटवर्थ के बारे में जरूर दिया गया है कि नेटवर्थ 130 करोड़ दी है, तो क्या ये कंपनी एलिजिबल कंपनी मानी जाएगी। तो आंसर आएगा यस, एब्सोल्युटली यस, ये कंपनी एलिजिबल कंपनी में आएगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई
What special care has to be taken while accepting such deposit from the members? जो आप मेंबर से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखोगे? तो दोस्तों कई सारी वहां पे कंडीशंस हैं, जैसे कि आप मिनिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हो, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हो, कितने मिनिमम टाइम के लिए ले सकते हैं, मैक्सिमम टाइम कितना रहेगा, आपको एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व वहां पर क्रिएट करना होगा, कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, अगर ये सिक्योर्ड डिपॉजिट है तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना होगा, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद 21 डेज के भीतर भीतर आपको डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो सबमिट कर देनी है अपने डिपॉजिट होल्डर्स को। ये कई सारी कंडीशंस जो हमने क्लास में पढ़ा था वो वहां पे लिखनी थी। क्वेश्चन 4B2 क्या कहना चाहता है? इट इज आस्किंग दैट मूनलाइट लिमिटेड इज हैविंग इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन द यूएसए। तो भाई एक कंपनी है जिसका कुछ एस्टैब्लिशमेंट यूएसए में भी है। इट ऑब्टेन्ड अ लोन, दे आर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट। तो भाई यहाँ पे देखिए एक कुछ लोन लिया गया, लेकिन लोन में जो एसेट्स मॉर्गेज की है वो कहां बिलोंग कर रही है? फॉरेन में, इंडिया में नहीं है। बात ये गाइस कि इस क्वेश्चन में हमें यह पता चलता है कि ये चार्ज चैप्टर से है, चार्ज चैप्टर से है। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन से हमको ये पता चला, अब आगे ये सोचते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में ये पूछना क्या चाहते हैं। सो द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो हुआ यूं कि भाई साहब ने एक चार्ज क्रिएट कर दिया, लेकिन क्रिएशन ऑफ चार्ज इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब हम बात करें चार्ज के चैप्टर की, क्रिएट करने के बाद उस चार्ज को हमें कंपनी आरओसी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। तो हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि चार्ज क्रिएट तो किया गया, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है वो आरओसी के साथ शेयर नहीं की गई, उसको रजिस्टर नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। The company wants to defend the notice on the ground that it shall not be the duty of the company to register the particulars of the charge created on the assets as the assets not located in India। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि भाई हम क्यों रजिस्टर करें चार्ज को, हमने जहां पर भी चार्ज क्रिएट किया है वो एसेट इंडिया में है ही नहीं, वो तो आउटसाइड इंडिया है। तो अब सवाल ये है कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? तो गाइस पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन ये आती है कि जब भी हम चार्ज की बात करें तो कौन सी एसेट्स हम कंसीडर करेंगे, सिर्फ इंडिया वाली या इंडिया के साथ साथ जो आउटसाइड कंट्री में भी एसेट्स है वो भी हम कंसीडर करेंगे। तो गाइस आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कि वो क्या कहना चाहता है। तो देखिए सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 16, चार्ज का मतलब क्या हुआ? एनी इंटरेस्ट और लियन created on the property or the assets of a company or any of its undertakings or both as security and it includes mortgage। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कंपनी की कोई भी एसेट हो उसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, कोई क्लासिफिकेशन कोई बाइफर्केशन नहीं दिया, चाहे वो इंडिया में है या बाहर। इतना कहा गया कि अगर वो आपकी एसेट है आप उसके ऊपर चार्ज लगा सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग द चार्ज within or outside India on its property or assets or any of its undertakings whether tangible or otherwise and situated in or outside India। तो गाइस सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपकी एसेट कहां पे है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो आउटसाइड इंडिया में है, आपको चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा अगर उसको क्रिएट किया है। तो गिवन क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा गाइस? मूनलाइट लिमिटेड की जो एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री में है, यूएसए में है, जहां पे चार्ज क्रिएट किया गया है, तो वो डिटेल्स भी आपको आरओसी को देना पड़ेगा और अगर आप गिवन टाइम पे उसको नहीं देते तो भाई आपको वहां पे पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो ये था क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए। Okay guys, so after this second question, let's go to now question 4C1. What it tries to say, let's understand. तो ये कहना चाहता है कि PK and VK had a long dispute regarding the ownership of a land for which a legal suit was pending in the court। तो भाई यहाँ पे दो बंदे हैं PK and VK, लगता है दोनों भाई लगते हैं भाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कई दिनों से कोर्ट में लैंड की एक डिस्प्यूट पेंडिंग थी। द कोर्ट फिक्स्ड द डेट ऑफ हियरिंग ऑन 29 अप्रैल 2018। कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो 29 अप्रैल को होगी, which was announced to be a holiday। ये लो कोर्ट ने कहा 29 अप्रैल को आना, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सो व्हाट विल बी द कंप्यूटेशन ऑफ टाइम
of the hearing in this case under the General Clauses Act 1897. तो guys actually यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी गई है that is based upon computation of time, section 10 of the जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. तो देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है. सेक्शन 10 एक ही बात कहती है कि मान लीजिए किसी अथॉरिटी ने या किसी कोर्ट ने किसी बंदे को कोई हियरिंग का टाइम दिया है और अगर वही टाइम हॉलीडे आ जाता है तो फिर आप उसको कंप्लाई कैसे मानोगे. तो ध्यान रखिए अगर ये सडन हॉलीडे आ गया और ये सेम कंप्लाइंस ये सेम प्रेजेंस अगर नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब जब हॉलीडे खत्म होगा उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा अगर वहां पे जाके आप अपने प्रेजेंस को नोट करवा दो तो ये ऐसा माना जाएगा मानो कि वो उस पर्टिकुलर डेट पे हियर किया गया हो. तो मान लीजिए 29 अप्रैल को यहाँ पे छुट्टी है, 30 अप्रैल को अगर कोर्ट खुला है और ये पीके एंड वीके दोनों 30 अप्रैल को अपनी प्रेजेंस शो करते हैं तो गाइस ये वैलिड कंप्लाई माना जाएगा. ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई 29 अप्रैल को आपकी हियरिंग थी उस टाइम आप क्यों नहीं आए, अरे कैसे आएंगे उस टाइम तो हॉलीडे था. ओके तो एक बार पढ़ लेते कि उसकी वर्डिंग्स क्या कहती है. सो वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन एनी एक्ट और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड or allowed to be done or taken in any court or office on certain day or within a prescribed period, then if the court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act of proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open. Okay guys, hope आपको section 10 समझ में आई होगी. तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा जब कोर्ट खुला होगा वहां पे जाके आप अपना हियरिंग पूरा कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स दैट द ग्रेच्युटी पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स. तो यहाँ पे काफी सिंपल बात दी गई है. इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है कि भाई जो ग्रेच्युटी गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को पे किया है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा. So you are required to explain the scope of the term government and clarify whether the exemption from gratuity income will be available to the state government employees or not. Give your answer in accordance with the provisions of the General Clauses Act 1897. पूरा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी इनकम टैक्स की क्वेश्चन दे गई हो, लेकिन जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चन जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में है. तो सवाल क्या है, यहाँ पे इनकम टैक्स ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक एग्जाम्पशन दिया है. सेंट्रल वाले तो क्लेम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्टेट के बारे में, क्या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी इस एग्जाम्पशन को एंजॉय कर सकते हैं. तो गाइस कर सकेंगे अगर हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन को पढ़े तो. गवर्नमेंट की डेफिनेशन को पढ़े तो दोस्तों जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 23 में. So section 3 subsection 23 क्या कहता है कि गवर्नमेंट मींस नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों आता है. तो अगर मान लीजिए कोई भी प्रोविजन सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बनाई गई और ये क्लैरिफाई नहीं किया कि सेंट्रल और स्टेट, तो ये दोनों टाइप्स की गवर्नमेंट को अप्लाई होगा. मतलब ये कि ये एग्जाम्पशन सिर्फ सेंट्रल वालों को अप्लाई नहीं होगा, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी अप्लाई होगा. तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. गॉट इट? ओके, सो लेट्स डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4D. क्या कहता है, व्हाट इज द एक्सटर्नल एड ऑफ interpretation? Explain how the dictionary definitions are the external aids of interpretation. Guys काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया गया है. अगर हम बात करें एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, so we have these many parts like historical setting, consolidating statutes and the previous laws, usage, dictionary definitions, earlier and later acts and the analogous acts, and use of foreign decisions. Even sometimes parliamentary discussion is also part of external aid. तो उसमें ये जो डिक्शनरी डेफिनेशन है वो कैसे हेल्प कर सकती है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक लिटरल इंटरप्रिटेशन आएगा कि जब भी हम कोई इंटरप्रिटेशन करें तो और वो इंटरप्रिटेशन हमारे लॉ में डिफाइन नहीं दिया गया कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो हम सबसे पहले डिक्शनरी का यूज करेंगे. और अगर डिक्शनरी का मीनिंग हमें सेंसिबल लगता है, मीनिंगफुल लगता है, तो फिर हम और कोई एफर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली वही मीनिंग वहां पे अप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर वो लॉजिक मेक नहीं करता तो फिर हम रीजनेबली कुछ और सोचेंगे. तो गाइस ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 4.
तो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5A1 क्या कहता है, लेट्स लर्न दैट। So London Limited at a general meeting of members of the company passed an ordinary resolution। चलिए भाई ये एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। तो कंपनी ने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन क्यों? टू बाय बैक। अच्छा, तो बात यहाँ पे पता चल जी कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बाय बैक ऑफ शेयर से रिलेटेड है। और वो सेक्शन कहाँ है? वो सेक्शन दी गई है सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा है, बाय बैक। लेकिन क्या बाय बैक कर रहे हैं? तो 30% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल वो बाय बैक कर रहे हैं। ये हिंट काफी इंपॉर्टेंट है। The articles of the company empowers the company for buyback of shares। तो ये भी बढ़िया बात है भाई, आर्टिकल में बायबैक का प्रोविजन दिया गया है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। Explaining the provisions of the Companies Act 2013, examine whether company's proposal is in order or not। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि जब भी हम बायबैक की बात करते हैं तो कंपनी को अगर अप टू 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स इन फ्री रिजर्व, जो भी वो फॉर्मूला दिया गया है, अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन 68 की, यू कैन रीड हियर, ठीक है। सेक्शन 68 में लिखा गया है कि अगर अप टू 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व अगर चाहिए तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया तो बात खत्म हो जाएगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 10% जाना है बट अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये सेक्शन 68 कहता है। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि टोटल कितना जाना है। अब आप कहेंगे भाई 30% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिखा है, भाई वो इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में है, टोटल ओवरऑल कितना जाना है वो डेटा मिसिंग है इस क्वेश्चन में। लेकिन जब हम आगे इस एंटायर प्रोविजन को पढ़ते हैं तो यहां पे एक और कंस्ट्रेंट आती है। क्या लिखा है यहां पे? और वो कंस्ट्रेंट है किसके बारे में? दैट इज गिवन फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखा है? ये रहा, that in respect of the buyback of equity shares in any financial year, the reference to 25% in this clause shall be construed with respect to its total paid up equity capital in that financial year। मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करना चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 25% से ज्यादा नहीं कर सकते, समझे? 25% से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन भाई एग्जाम में कितना दिया है? 30%, जो वायोलेशन है। आप मैक्सिमम 25% कर सकते हैं, आप 30% नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो गाइस ये वायोलेशन है। तो क्या होगी पहले की आंसर, वेदर कंपनीज प्रपोजल इज इन ऑर्डर, तो आंसर रहेगा नो भाई, ऑर्डर पे नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 25% ले सकते हो टोटल का, लेकिन आपने 30 दिया तो गलत हो गया। आगे ये पूछा कि वुड यू आंसर बी स्टिल द सेम इन द केस द कंपनी इंस्टेड ऑफ 30% डिसाइड्स टू बाय बैक ओनली 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने कहा भी देखिए, जब हम बाय बैक करते हैं तो इक्विटी हम मैक्सिमम 25% ले सकते हैं, तो अगर 30 की जगह हम 20 लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप डेफिनेटली जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के लिए। आइए 5A2 पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अ सब्सिडियरी ऑफ मनीष लिमिटेड। चलिए भाई, कुछ सब्सिडियरी होल्डिंग की बात आई है तो समझ लेते हैं भाई। एक यहाँ पे कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है, इसकी भाई एक सब्सिडियरी है। क्या नाम है उसका? मनीष लिमिटेड। ठीक है, राजेश मनीष, ठीक है, मनीष लिमिटेड उसकी एक सब्सिडियरी है। अब मनीष लिमिटेड जो सब्सिडियरी है उसका एक एम्प्लॉय है, क्या नाम है उसका? भास्कर। So Manish Limited, which is subsidiary of Rajesh Limited, decides to grant a loan of ₹3 lakh to भास्कर। तो उसने भास्कर को लोन दिया, कितने रुपए का भाई? 3 लाख रुपए का। जो कौन है? फाइनेंस मैनेजर है। गेटिंग सैलरी हाउ मच? 40,000 पर मंथ, बट फॉर व्हाट पर्पस? यहां पे क्वेश्चन का ट्रिक है। To buy 500 partly paid up equity shares of ₹1,000 each of Rajesh Exports Limited। तो बताइए भाई, क्या ये लोन देने का डिसीजन बोर्ड का सही था या नहीं? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया सेक्शन 67 के तहत।
67 क्या कहता है? देखिए 67 ये कहता है भी कोई भी कंपनी अपनी खुद कंपनी का शेयर्स बाय नहीं कर सकता जब तक आप सेक्शन 68 की प्रोविजंस को कंप्लाई ना करो। तो बायबैक ऑफ द शेयर्स इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड। एक्सेप्शन क्या होगा? 68। नॉट ओनली टू दैट, कोई भी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स भी बाय नहीं करवा सकती, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप खुद तो अपने पैसों से होल्डिंग कंपनी के शेयर्स बाय नहीं कर सकते, आप किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस, आप किसी को गारंटी या आप किसी को सिक्योरिटी किसी लोन के लिए भी नहीं दे सकते एज बीइंग कंपनी, ताकि वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स बाय कर सके। ऐसा हमने सेक्शन 67 में पढ़ा था। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन देती है और वो लोन का जो इस्तेमाल है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए होता हो, तो क्या ये सेक्शन 67 का वायोलेशन में आएगा? इसके बारे में बताइए। तो ध्यान रखिए यहां पे जो एम्प्लॉय की बात है वहां पे एक फॉर्मूला दिया गया है और वो फॉर्मूला ये है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उस सैलरी का 6 गुना ज्यादा, 6 टाइम्स अगर लोन दिया है, 6 टाइम मतलब हम मंथली की बात कर रहे हैं, 6 मंथ्स की सैलरी, ध्यान रखिए उसकी जो 6 मंथ्स की सैलरी है अगर उतना लोन दिया है तो वहां तक ये वैलिड माना जाएगा, सेक्शन 67 का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन उसकी सैलरी जो 6 महीने की सैलरी है अगर उससे ज्यादा लोन दिया गया शेयर्स बाय करने के लिए अपने खुद की कंपनी की या होल्डिंग कंपनी की, तो फिर ये सेक्शन 67 की वायोलेशन मानी जाएगी। ये ऐसा माना जाएगा मानो कि कंपनी ने खुद एम्प्लॉय को पैसा दिया है इनडायरेक्टली, जाओ और होल्डिंग कंपनी के शेयर्स बाय करो। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते गाइस कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय भाई साहब है फाइनेंस मैनेजर, उनकी पर मंथ की सैलरी कितनी होती है? 40,000। तो अगर 40,000 की बात करें 6 मंथ्स का सैलरी कितना होगा? सो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डालेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6, इट कम्स टू हाउ मच? हाँ 2,40,000, 6 and 4 24 आएगा ना, 2,40,000। सो मैक्सिमम सैलरी वो ले सकता था उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो तो 2,40,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो सैलरी दी गई है, जो लोन दी गई है, सॉरी जो लोन दी गई है वो दी है 3 लाख, जो 2,40,000 से ज्यादा है। सो पूरा अमाउंट ऑफ 3 लाख ये सेक्शन 67 का वायोलेशन माना जाएगा। ठीक है, वहां पे कुछ और भी एक्सेप्शंस थे, जैसे कि अगर कोई ट्रस्ट बनाया है एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए और वहां पे कंपनी पैसे देती है और वो पैसा अगर होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट होता है और वो जो पूरा ट्रस्ट, वो जो पूरी स्कीम है वो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हुई है तो फिर वो अलाउड होगा। लेकिन वो इस यहाँ पे डिस्कस करने जैसा नहीं है। यहाँ पे एक ही बात थी भाई कि 6 महीने की सैलरी तक का ही लोन अलाउड होगा, उससे ज्यादा अगर दिया है तो सेक्शन 67 का वायोलेशन होगा। और इस क्वेश्चन में वो वायोलेशन एक्चुअली हुआ है, कंपनी से गलती हुआ। ठीक है, हर जाना भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। So the role of doctrine of indoor management is opposed to that of the role of constructive notice. Comment on this statement with reference to the Companies Act 2013 guys। तो ये 5 मार्क की जो क्वेश्चन है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट्स हमको समझाना है कि इंडोर मैनेजमेंट क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है। सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम ये assumption लेते हैं कि जो बंदा जो आउटसाइडर है कंपनी से, जब वो कंपनी से डील करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको कंपनी की पावर्स एंड उसकी फॉर्मेलिटीज के बारे में पता है, कंपनी के मेमोरेंडम और कंपनी के आर्टिकल्स की हर एक क्लॉज के बारे में पता है। बाद में अगर वो ये कहता है कि ओ बाप रे मुझे मालूम नहीं था कि कंपनी की पावर इतनी है फिर भी मैंने उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन कर दिया कंपनी के साथ, ये आर्ग्यूमेंट लॉ एंटरटेन नहीं करेगा। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। आपको पक्का पता है, ऐसा अजम्पशन कोड या लॉ मान के चलता है। इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि भाई हाँ बाहर वालों को फॉर्मेलिटीज का पता होना चाहिए, वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में लिखा है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज रियली परफॉर्म की गई या नहीं की गई वो बाहर वालों को इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे लॉ ये कहता है कि भाई बाहर वालों को ये पावर दी गई है कि दे कैन अज्यूम कि जो फॉर्मेलिटीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताई गई है वो चाहे कंपनी ने परफॉर्म नहीं भी की फिर भी वो लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई ये फॉर्मेलिटीज होके ही ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अगर वो फॉर्मेलिटी नहीं हुई और उसकी वजह से अगर कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना चाहता है तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। बेनिफिट ऑफ डाउट
थर्ड पार्टी को दिया जाएगा। तो अगर हम दोनों डॉक्ट्रिन्स को कंपेयर करें, कंस्ट्रक्टेड नोटिस जो है वो कंपनी के फेवर में बना है। जो भी कंपनी के साथ डील करता है उसको ये पता होना चाहिए कि कंपनी की पावर्स और उसके लिमिटेशंस क्या है, उसकी फॉर्मेलिटीज क्या है। अगर सामने वाले को नहीं पता और अनजाने में वो डील कर बैठता है तो कंपनी फिर उसके लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी को रिलीफ नहीं पहुंचाता, वो रिलीफ पहुंचाता है आउटसाइडर्स को रिगार्डिंग दोस फॉर्मेलिटीज, कि बाहर वालों को इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है वो फॉर्मेलिटीज हुई या नहीं हुई। तो वैसे अगर दोनों की हम बात करें तो यस, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के अपोज में जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट up to certain extent is the exception to the rule of doctrine of constructive notice। तो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन थी, दोनों कॉन्सेप्ट समझाने थे और उसका कंपैरिजन समझाना था। ठीक है, क्वेश्चन 5B समझते हैं क्या कहना चाहता है। वीणा लिमिटेड हेल्ड इट्स एजीएम ऑन सितंबर 15-18। तो भाई कंपनी ने अपना एजीएम बुलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The meeting was presided over by Mr. Mohan Rao। ओके भाई, तो प्रेसिडेंट कौन थे? Mr. Mohan Rao, the chairman of the company's board of directors। तो उस मीटिंग के जो चेयरमैन थे वो मिस्टर मोहन राव थे। On September 17, 2018, Mr. Mohan Rao, the chairman, without signing the minutes of the meeting, left India to look after his father who fell sick in London। चलिए यहां तक पूरी स्टोरी समझ में आ गई। पहले हमको लगा कि एजीएम के बारे में क्वेश्चन होगा, बाद में और आगे बढ़ा तो हमको ये लगा कि भाई ये चेयरमैन के बारे में क्वेश्चन होगा, लेकिन और आगे पढ़ा तो ये पता चला कि भाई ये तो मिनट के बारे में। तो जो हम जानते कि हर एक मीटिंग का एक मिनट्स बनता है और उस मिनट्स को किसी ना किसी ऑथेंटिक बंदे को साइन करना होता है। तो गाइस ये पूरी जो कहानी है वो उस साइन के बारे में है कि मिनट को साइन कौन करेगा। आगे बढ़ते हैं। Referring to the provisions of the Companies Act 2013 state the manner in which the minutes of the above meeting are to be signed in the absence of Mr. Mohan Rao and Baku। तो देखिए लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि भाई कौन जनरल मीटिंग की मिनट्स को साइन करता है, तो उस मीटिंग का जो चेयरपर्सन होगा वही जनरली मिनट को साइन करता है, उसके हर एक पेज को साइन करता है। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर 30 दिनों के भीतर मीटिंग तो कंक्लूड हो गया, फिर भी 30 डेज के विदिन में अगर वो मिनट बुक को साइन नहीं किया गया तो कौन करेगा। तो ध्यान रखिए यहां पे आंसर ये आती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 यानी कि 118 वो ये कहती है कि तब कोई एक डायरेक्टर जो बोर्ड ने ऑथोराइज किया है वो उसे साइन करेगा। एंड इफ सच पर्सन साइंस it will be considered as if it is signed by the chairman। It will be considered as the valid sign of the minute book। तो यहाँ पे बोर्ड को किसी डायरेक्टर को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, जाओ भाई और तुम साइन करके आओ, और अगर वो डायरेक्टर उस मिनट बुक को साइन कर देता है तो फिर ये वैलिड कंप्लायंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 5B। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5C क्या कहना चाहता है। सी ये कहता है कि सत्या हैज गिवन हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट अमाउंटिंग टू 25,000 पर मंथ टू तुषार। तो भाई सत्या ने अपना मकान भाड़े पे दे दिया तुषार को। अमित बिकम श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ रेंट बाय तुषार। तो ये अब बात आई, अमित भाई साहब श्योरिटी है, मतलब उसने गारंटी दिया। सब्सिक्वेंटली विदाउट अमित्स कंसेंट तुषार अग्रीड टू पे हायर रेंट टू सत्या। गाइस ये हिंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है क्वेश्चन में ये लिखा है कि भी अमित की कंसेंट के बिना हमारे जो भाई साहब है तुषार जो टेनेंट है उसने भाड़ा बढ़ा दिया। आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ दिस तुषार डिफॉल्टेड इन पेइंग द रेंट। बाद में तुषार ने रेंट पे नहीं किया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड सेकंड ये पूछा है स्टेट द पोजीशन ऑफ अमित इन दिस रिगार्ड। तो गाइस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। जो पहला क्वेश्चन है वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थ्योरी है, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसकी जो प्रोविजन है उसकी मीनिंग उसकी डेफिनेशन वो समझानी है। तो ये 3 कॉन्करेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर, वो पूरी चीज है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमित की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन है कि जब भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे अगर 2 पार्टीज मतलब क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर किसी भी टर्म्स
और कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे श्योरिटी की कंसेंट कंपलसरी है। तो इस केस में क्या हुआ कि सत्या एंड तुषार ने आपस में मिलकर भाड़ा बढ़ा दिया और अमित को पूछा भी नहीं। जो श्योरिटी था बीच में, बिचौलिया था, गारंटर था, उसको पूछा ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यहां पे श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। जब गारंटी लेनी थी तो पूछने के लिए आया, लेकिन बाद में भाई जब तालमेल हो गया और भाड़ा बढ़ाना हुआ, अमित को पूछा ही नहीं, अमित का कंसेंट ही नहीं लिया। पूछना चाहिए था ना। तो अगर बिना पूछे आप किसी भी टर्म या कंडीशन में चेंज लाते हो तो वहां पे श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब इस डिफॉल्ट के लिए अमित इज नो मोर लायबल। ये इसकी आंसर रहेगी। अच्छा क्वेश्चन था फॉर 4 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेपर। The act done negligently shall be deemed to be done in good faith, comment with the help of the provisions of the General Clauses Act 1897. तो guys ये question जो है it is based upon section 3 subsection 22 of the General Clauses Act 1897. तो ये क्या कहना चाहता है? We know that ये जो section है it provides the definition of good faith. देखिए गुड फेथ हमने कई जगह पे पढ़ा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट में भी देखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी भर भर के देखा, लेकिन कहीं भी गुड फेथ की मीनिंग नहीं दी गई। मीनिंग दिया गया है सेक्शन 3 सब सेक्शन 22 में। तो ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा ऑनेस्टली अगर कोई भी काम करता है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। तो इसका मतलब ये हो कि अगर कोई बंदा केयरलेसली काम करता है लेकिन ऑनेस्टली, तो क्या गुड फेथ मानी जाएगी? समझो, आंसर है नहीं। देखिए जब हम बात करते गुड फेथ की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेसिक जिम्मेदारी से मुंह फेर ले, आप अपनी बेसिक ड्यूटी से मुंह घुमा ले। जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि भाई आपने अपने से हो सके उतना ड्यूटी परफॉर्म किया लेकिन फिर भी कुछ चीजों को डिस्कवर नहीं कर पाए और आप ट्रांजैक्शन कर गए और बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको गुड फेथ में माना जाएगा। एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमें पता है कि उस पर्टिकुलर शॉप का जो ओनर है वो एक गुंडा है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन काफी खराब है, और अब हम उस शॉप में जाते हैं चीजें बाय करने के लिए। मान लीजिए हम इस शहर में नए हैं, क्या हमारा ये ड्यूटी नहीं बनता कि इस शॉप के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा इंक्वायर करें, उस बंदी के बारे में इंक्वायर करें कि भाई हम वहां से डायमंड खरीदना चाहते हैं, वहां से ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, भाई इस बंदे का रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, क्या वो नकली ज्वेलरी तो नहीं बेचता, क्या वो गोल्ड में कुछ मिलावट करके तो नहीं बेचता। गाइज डायरेक्टली कोई भी इंक्वायरी किए बिना बस ऑनेस्टली हम उस दुकान पे जाके गोल्ड खरीद लेता है और बाद में मालूम चलता है कि भाई ये तो मिलावट वाला सोना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने गुड फेथ में वो एक्ट किया है, हमने गुड फेथ में वो ट्रांजैक्शन किया है। तो यहां पे जो पॉइंट लिखा है दैट एक्ट डन नेग्लिजेंटली शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ, इसका मतलब ये हमें कतई नहीं लेना कि यहां पे बंदे को ऑल द टाइम्स केयरलेसनेस दिखानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां जहां उसको डाउटफुल सिचुएशन लगती है वहां पे उसको प्रॉपर इंक्वायरी करनी है एंड करनी है। अगर नहीं किया तो गुड फेथ नहीं होना चाहिए। तो ये गाइस इतना आपको इस पेपर में लिखना था। सो आफ्टर दैट ओके हिंदी स्टार्टिंग है। फाइन गाइस, सो ओवरऑल इट वाज वंडरफुल पेपर। मानना पड़ेगा भाई इस बार आईसीआई रियली काफी अच्छी तरीके से मेहनत कर रही है क्वेश्चंस को डेवलप करने के लिए। अगर हम पिछले अटेम्प्ट्स की बात करें, मतलब ये नहीं, मतलब कुछ सालों पहले के अटेम्प्ट्स की, तो वहां पे क्वेश्चंस इतने यूनिक नहीं हुआ करते थे। इस बार के जो क्वेश्चंस आईसीआई डेवलप कर रही है रियली वो काफी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी काफी यूनिक है, दिमाग को जोर देने वाली एक्सरसाइज हो ऐसे क्वेश्चंस वो एग्जाम में भी पूछती है। तो अभी बच्चों को दोस्तों काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज अडॉप्ट नहीं करना है, उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी समझना होगा कि उस प्रोविजन का अगर कोई केस ऐसा आता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। ओवरऑल अगर मुझे पूछे तो गाइस पेपर काफी अच्छा था। कई सारी जगह पे हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती थी और
लेंथी था और लेंथी था। हालांकि जो एमसीक्यूज होंगे हमारे 30% के, वहां पे तो हम जल्दी जल्दी लिख के आ जाते हैं, तो वहां पे जो टाइम बचा है वो हम डेफिनेटली बाकी के क्वेश्चंस को लिखने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी और अटेम्प्ट्स देंगे, उनसे मेरी यही राय है, एक अच्छा सा टाइम प्लान हमको करना है, क्योंकि इस बार भी क्या हो रहा है कि भाई 30 मार्क्स का पेपर एमसीक्यूज है, लेकिन उसको लिखने में टाइम काफी कम जाता है, तो बाकी बचा टाइम आप बाकी के पेपर को सॉल्व करने के लिए लगाइए, क्योंकि 70 मार्क्स है लेकिन पेपर अभी कई सारे क्वेश्चंस में बटा हुआ है, वो काफी लेंथी है और वहां पे दिमाग भी अप्लाई करना है। ठीक है बच्चा, सो दैट्स ऑल फॉर द लॉ गाइस, ऑल द बेस्ट, कोई टेंशन मत लीजिए, जो हुआ वो सब कुछ अच्छा ही हुआ है, पूरी टेंशन भूल जाइए, क्वेश्चन सही था गलत था, अच्छा लिखा बुरा लिखा, अब आप फोकस कीजिए अपने नए पेपर पे। तब तक के लिए नए चीजें का कहानी, मिलते हैं किसी और अच्छे पेपर के सॉल्यूशन में। बाय बाय।